होम्योपैथी क्या है और ये कैसे काम करती है? इसका ओरिजिन जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी एक सिस्टम है मेडिसिन का। तो सर अक्सर जो लोगों के माइंड में ये मिथ रहता है कि होम्योपैथी बड़ा स्लो काम करती है, तो क्या स्टार्टिंग में ही हम हाई पोटेंसी दे के ठीक नहीं कर सकते? स्लो वाली कोई बात नहीं है इसमें, वो डिपेंड करता है कि टाइफाइड का पेशेंट है, उसको स्टार्टिंग में कैसे पता लगे कि मुझे टाइफाइड हो गया? उसमें मुंह का स्वाद, सारे सिम्टम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फिर टाइफाइड की तरफ इशारा करते हैं। सो जैसे सर आपने एंटीडोट की बात की, तो अभी पीछे प्रो कबड्डी लीग के एक प्लेयर थे जिनको पागल कुत्ते ने काट लिया था। बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक उभरता हुआ खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट था और प्रो कबड्डी लीग में जाने की तैयारी कर रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो होम्योपैथी मेडिसिन से हम उनको ट्रीट करना चाहते तो क्या पॉसिबल था? वो रेबीज का इलाज, सांप का काट जाना, उसमें भी क्या होम्योपैथी असरदार है? बहुत जहरीले सांप होते हैं। जो मेडिसिन बनती हैं वो पॉइजनस सब्सटेंसेस से बनती हैं। डिफरेंट स्नेक्स से हमारी अलग अलग मेडिसिन बनती हैं। क्या होम्योपैथी और एलोपैथी मेडिसिन को हम एक साथ ले सकते हैं? बशर्ते वो आपस में एक्यूट सिम्टम्स बीच में कोई अपीयर हो रहे हैं उसके लिए। सर अक्सर महिलाओं में देखा जाता है दो तरह के थायराइड्स से महिलाएं परेशान रहती हैं, हाइपो एंड हाइपर थायराइड। सर ये क्यों होता है, इनके क्या कारण है और होम्योपैथी में इनका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हम जो है थायराइड को ठीक करने के लिए मेडिसिन, और उनको कितनी देर में बिल्कुल रिजल्ट्स नज़र आने लग गए थे? रिजल्ट्स तो उनको 6 महीने बाद। नमस्कार, मैं प्रोफेसर गुरवीक और आप देख रहे हैं जब मर्जी इंडिया पॉडकास्ट। दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडो जर्मन होम्यो रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, स्पेशल मेहमान, डॉक्टर शशिकांत, जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं। 30 साल का तजुर्बा रखते हैं और इनके थ्रू लाखों लोगों को बेनिफिट हुआ है होम्योपैथी के जरिए। हम बात करेंगे चाहे वो कैंसर हो, आपकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे अस्थमा है, एलर्जी है, सोराइसिस है, आईबीसी, फैटी लिवर, ड्रग एडिक्शंस, शराब की लत ना छोड़ पाना, ऐसी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सर आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत एंड शुक्रिया। जब मर्जी इंडिया पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरवीक जी। जी सर, आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आके? बहुत बढ़िया सर, हमें भर भर के बहुत लोगों के सवाल आए हैं जो होम्योपैथी के बारे में पूछना चाहते हैं। होम्योपैथी क्या है, ये कैसे काम करती है, इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी अपने सवाल हमारे साथ शेयर किए हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बिल्कुल। सर पहले आप क्या हमें बता पाएंगे कि होम्योपैथी क्या है और ये कैसे काम करती है? होम्योपैथी एक सिस्टम है मेडिसिन का। जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, वैसे ही होम्योपैथी है। इसका ओरिजिन जर्मनी में हुआ था। तो होम्योपैथी पिछले 200 सालों से चल रही है और 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये चल रही है। तो बहुत सारी इसके बारे में बातें की जाती हैं, लेकिन अपने दम पे, ठीक है, होम्योपैथी जो चल रही है और जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो इसको लगातार यूज़ कर रहे हैं। सर ये भी बोला जाता है कि जो होम्योपैथी की जो गोलियां हैं वो मीठी हैं, और उन मीठी गोलियों के अंदर जब हम दवाई डाल के पेशेंट्स को देते हैं तो ये रामबाण तरीके से अपना असर दिखाती हैं। वो क्या साइंस है, मीठी गोलियों की क्या साइंस है होम्योपैथी में? मीठी गोलियां जो हैं वो तो एक जरिया है दवाई डिस्पेंस करने का। हम उसको पानी के साथ भी दे सकते हैं, मीठी गोलियों में भी दे सकते हैं। अब तो शुगर फ्री गोलियां भी आ गई हैं। अच्छा, तो क्या जो शुगर फ्री गोलियां वो डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हाँ, कोई भी ले सकता है उसको। हैं? ओके। आती हैं ग्लोब्यूल्स जो आती है, मीठी गोलियां जो आती हैं वो लैक्टोज फॉर्म में आती हैं। तो उसमें उसको भी हम डायरेक्टली दे सकते हैं शुगर वाले पेशेंट्स को। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई उनकी शुगर नहीं बढ़ती उनसे। सर जो होम्योपैथी में डाइल्यूशंस रहते हैं जिसमें लिखा रहता है बॉटल्स पे 30 सी, 200 सी, 1000, ये जो बेसिकली शायद इनको पोटेंसी बोला जाता है। ये पोटेंसी कहा जाता है इनको। ये हमारा सिस्टम है, उसमें हम अपनी मेडिसिन्स हैं उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसको हम पोटेंटाइज करते हैं। इसको पोटेंटाइजेशन कहते हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ती है। जी। हम उसको चीज़ को डाइल्यूट करते जाते हैं।
तो डाइल्यूट करते हैं, इतना ज़्यादा हम डाइल्यूट कर लेते हैं उसमें कि हम एवोगैड्रो नंबर जो आता है, जिसमें लोग साइंस कहती है कि उसके आगे डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर को भी क्रॉस कर जाती हैं। सर ये एवोकैडो नंबर क्या है? साइंस का एक फार्मूला है, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि इस नंबर से ज़्यादा कोई भी चीज़ डाइल्यूट नहीं हो सकती, वो चीज़ अपना अस्तित्व खो देगी उसके बाद। अगर मान लीजिए मैं एक दवाई की बात करूं, आर्निका मॉड मान लीजिए एक जड़ी बूटी है, अगर उसको इस डाइल्यूशन के इस लेवल तक मान लीजिए 1 लाख पोटेंसी तक लेके जाया जाए, तो उसकी वो लिमिट है, उसके बाद वो अपना असर नहीं करेगी? नहीं, उसमें उसकी ताकत जो है वो जो प्रिजर्व की जाती है, जो डाइल्यूशंस हैं हमारे उसमें स्पिरिट में उसको कंजर्व किया जाता है। हमारी थ्योरी मानती है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें विद्यमान रहती हैं। अदरवाइज उसके लिमिट के बाहर चलेगी लिमिट तो के वो बाहर खत्म हो चलेगी तब जाएगी। भी उसमें उसकी सारी ताकत जो है वो विद्यमान है उसमें। हम जब उसको देंगे तो वो अपना पूरा काम करेगी। तो सर होम्योपैथी में लास्ट जो पावर है, जैसे 1000 पोटेंसी तक तो मैंने सुना है, इसके बियॉन्ड कितने लाख पोटेंसी तक ही होम्योपैथी काम कर? इसमें आगे 50 सीएम पोटेंसी है, फिर 50 सीएम है, डीएम पोटेंसी है, इतने मिलियंस में चले हाँ, ये जाती बहुत है। आगे चले जाती है। हाँ, ओके। अगर कोई पेशेंट को लाइलाज बीमारी है तो उसके लिए भी अलग पोटेंसी है? हाँ, पोटेंसी का उसमें ऐसे है कि जितना डीप एक्टिंग हम मेडिसिन चाहते हैं तो उसमें उतनी ही ज़्यादा पावर की मेडिसिन हमारे को देनी पड़ती है उसमें। तो सर अक्सर जो लोगों के माइंड में ये मिथ रहता है कि होम्योपैथी बड़ा स्लो काम करती है, तो क्या स्टार्टिंग में ही हम हाई पोटेंसी दे के ठीक नहीं कर सकते? नहीं, स्लो वाली कोई बात नहीं है इसमें, वो डिपेंड करता है कि केस क्या है। अगर एक्यूट केस है तो उसमें तो बहुत जल्दी हो उसका साथ के साथ ही रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है तो उसमें हमारे को वेट करनी पड़ती है, फिर वो उतनी डीप एक्टिंग मेडिसिन देनी पड़ेगी, और डीप एक्टिंग मेडिसिन देने से उसका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा लंबे समय के बाद आता है। तो उसको हम, वो क्यूरेटिव फॉर्म है, जी, जी। तो वो क्यूरेटिव फॉर्म है, उसको हमारे को डीप एक्टिंग मेडिसिन देनी ही पड़ेगी, उससे तभी ठीक होगा वो। सर जैसे हम एक केस लेते हैं कि टाइफाइड का जो पेशेंट है, तो अगर अच्छे से टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है अगर आपके इंटेस्टाइन में वो रह जाता है, अगर वो बैक्टीरिया है टाइफाइड का, अगर उसको अच्छे से स्टार्टिंग में हम ट्रीट नहीं करते तो बुखार पेशेंट को रियक्कर होने लगता है, बार बार आने लगता है, उसको थोड़ा कई बार पेट में दर्द भी रहता है, हल्का सा फीवर 9900 अक्सर आने लगता है। इन केसेस में जो क्रॉनिक केसेस बन जाते हैं तो होम्योपैथी में हम स्टार्टिंग में ही स्लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं या हाई पोटेंसी में? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का पेशेंट है, उसके सारे सिम्टम्स लेके उसके मुताबिक ही हमारे को दवाई देनी पड़ेगी और टाइफाइड क्योर हो जाएगा। जी। ऐसा कुछ नहीं है उसमें, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होती है, अल्सर्स हो जाते हैं, वो सब जो है क्लियर हो जाता है उसमें। होम्योपैथी मेडिसिन जब हम देंगे तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें। सर जो टाइफाइड का पेशेंट है उसको स्टार्टिंग में कैसे पता लगे कि मुझे टाइफाइड हो गया? शुरुआती सिम्टम जैसे बुखार आना, ये हमको पता है कि बुखार आना एक आम सीजनल चेंज के साथ भी हो सकता है। हाँ, क्रॉनिक फीवर जो होता है टाइफाइड में हो जाता है, उसमें मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना, लोअर बैक में पेन होना, माथे में दर्द होना, वोमिटिंग्स आना, डायरिया हो जाना, ये सारे सिम्टम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फिर टाइफाइड की तरफ इशारा करते हैं। कई बार सर ऐसा भी देखा गया जो टाइफाइड के पेशेंट्स हैं उनको ये पता नहीं लगता कि मुझे टाइफाइड हो गया है। पल्यूटेड पानी से हो सकता है, पल्यूटेड गंदा बाहर का खाना खाने से हो सकता है, अनहाइजेनिक फूड खाने से हो सकता है ये। और पेशेंट अपनी डाइट वैसे ही रखता है, हैवी डाइट, ऑयली डाइट वो कंटिन्यू ही रखता है और उससे इंटेस्टाइन की और इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। बिल्कुल, उसमें हमारे को बहुत हल्का खाना खाना चाहिए उस समय, तो ताकि इंटेस्टाइन्स को हम रेस्ट दे सकें। जी। हल्का खाना खाने के साथ मेडिसिन ली जाए तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाती है उसमें। हल्के खाने में सर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं पेशेंट की डाइट में? ब्रेड दे देते हैं उसके, ब्रेड सेक के उसको साथ जी। में उसके दूध दे दें, जी। कोई फ्रूट, नरम मलाई फ्रूट, उतरा हुआ दूध दे सकते हैं। नरम फ्रूट कोई दे दें, बस यही चीज़ें देंगे, बहुत कम खाने को कहते हैं। हल्का चावल, थोड़ा जीरा छौंका लगा के ले भुना सकते हुआ हैं, दे सकते कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम किसी फॉर्म में दे सकते हैं कि हल्का हो जाए खाना ताकि इजीली डाइजेस्टिबल हो जाए,
ताकि वो अंदर जो जख्म है वो जो है वो उनको तंग ना करे वो अंदर जाके। बेसिकली मैं सारी ऑडियंस को ये बता देना चाहता हूँ, जो टाइफॉइड है, जितना आप अपनी इंटेस्टाइन को रेस्ट देंगे, आराम देंगे, उतना जल्दी आपका टाइफॉइड ठीक होगा। और साथ में होम्योपैथी की जो दवा है वो रामबाण तरीके से काम करेगी। इसमें आपको ऑयली फूड नहीं खाना, स्पाइसी फूड नहीं खाना, चिकन, नॉन वेज आपको बिल्कुल नहीं खाना, हल्का खाना खाना है, कच्ची वेजिटेबल्स, कच्ची सलाद वाली चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी। इन सब बातों का एक टाइफाइड पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। सर, लोगों के माइंड में अक्सर ये सवाल रहता है कि अगर हम होम्योपैथी दवा लेंगे तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक खानी पड़ेगी, बहुत लंबे टाइम तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, कोई खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये तो इजीली बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पर क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे कैंसर हो गया, कोई फैटी लिवर हो गया, कोई सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसको ठीक होने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, जी। लेकिन वो ठीक हो जाती हैं और क्योर हो जाता है उसमें। इवन जैसे सर, आप एक जो मेडिसिन अक्सर बताते हैं अपने पेशेंट्स को, नक्स वोमिका है, जो अगर आपको इंडाइजेशन इशू आ जाता है तो 1-2 ड्रॉप्स आप जी पे पेशेंट्स को देते हैं तुरंत। जिनको ये लगता है कि मुझे गैस बनने के बाद हार्ट की तरफ भारापन हो गया, छाती पे कंजेशन आ गया, तो उनको ये लगता है कि जो हार्ट अटैक वाला पेन है, मुझे वैसी फीलिंग आ रही है, बट होती वो गैस है। तो वो नक्स वोमिका की 2 ड्रॉप से ही नॉर्मल होती है। तो क्या ये सच है सर? नहीं, उसमें ऐसे है कि अगर वो फ्लैचुलेंस के कारण हो रही है, गैस के कारण हो रही है, तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं। उसमें अर्जेंटा नाइट्रिका मेडिसिन है, कार्बोवेज मेडिसिन है, चाइना मेडिसिन है। तो वो जो मेडिसिन हैं वो गैस को क्लियर कर देंगी, तो हार्ट जो है अपने नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू कर देगा। जो गैस है वो हार्ट को डिस्टर्ब कर रही है, जी। उसको हमारे को गैस को हटाना पड़ेगा ताकि वो आदमी कंफर्टेबल फील करे उसके बाद। सर, क्या होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? नहीं, होम्योपैथी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई जना विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन खुद ही सेल्फ मेडिकेशन जो करते हैं लोग, तो उसमें अगर कोई जना किसी भी मेडिसिन को गलत मेडिसिन को लगातार लेता रहता है तो उसमें उसकी प्रूविंग हो जाती है। प्रूविंग का मतलब है कि जो मेडिसिन जिन सिम्टम्स को ठीक करती है तो वो सिम्टम्स जो हैं उसमें अपीयर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो हो भी जाते हैं अपीयर, जब वो इसको मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करेगा, रोक देगा उस मेडिसिन को खाना, तो थोड़ी देर के बाद वो सिम्टम्स अपने आप भी ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो उनकी जो एंटीडोट मेडिसिन है वो हमारे को देनी पड़ेगी ताकि वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ अगर वो गलत मेडिसिन खा रहा है, तो वो सिम्पटम उसके लाइफ लॉन्ग भी रह सकते हैं। हाँ, वो तो अगर गलत खाई जाएगा मेडिसिन तो वो अपीयर रहेंगे बॉडी में। ओके। सो जैसे सर आपने एंटीडोट की बात की, तो अभी पीछे प्रो कबड्डी लीग के एक प्लेयर थे जिनको पागल कुत्ते ने काट लिया था। तो अगर वो होम्योपैथी मेडिसिन से हम उनको ट्रीट करना चाहते तो क्या पॉसिबल था, वो बच सकते थे? हाँ, रेबीज़ का इलाज है होम्योपैथी में। ओके। उसमें हमारे को उनके लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी रेबीज़ के लिए, जी। तो उसकी इलाज है होम्योपैथी में। हाइड्रोफोबिनम मेडिसिन आती है एक, हाइड्रोफोबिक। जो मैक्सिमम यूज़ होती है इस केस में, जी। तो अब वो दी जाती तो उससे बिल्कुल उनको आराम मिलता है उससे। तो सर, जैसे एंटीडोट पे मेरा सेकंड सवाल है, स्नेक बाइटिंग, सांप का काट जाना, उसमें भी क्या होम्योपैथी असरदार है? बहुत जहरीले सांप होते हैं। देखो, हमारे को उसमें पता करना पड़ेगा कि कौन से सांप ने काटा है, क्योंकि हमारे जो मेडिसिन बनती हैं वो पॉइजनस सब्सटेंसेस से बनती हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्नेक्स से हमारी अलग अलग मेडिसिन बनती हैं। जैसे उसमें लेकेसिस आ जाती है, वाइपरा आ जाती है, नाजा आ जाती है। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पॉइजनस स्नेक से ही बनती हैं, उनके वेनम से भी बनती हैं। तो ये एंटीडोट जैसे वाइपर स्नेक है सर, उसी के एंटीडोट्स? हाँ, उसके एंटीडोट जो है वो हमारे को सिमिलर नहीं देना पड़ेगा उसमें, अच्छा। सिमिलर ही देना पड़ेगा उसमें, क्योंकि जिस स्नेक ने काटा हमने उसका पॉइजन नहीं उसको देना। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सांप किसने काटा। किसने काटा है उसके सिम्टम्स से भी वो पता चल सकता है जी। कि उसको किस तरह का हो रहा है, सिम्टम्स किस तरह के अपीयर हो रहे हैं उस केस में, तो उससे हमारे को पता चल जाएगा कि कौन से सांप ने काटा है। तो हमारे को उससे अलग से मेडिसिन देनी पड़ेगी उसमें, और उसमें इलाज है। और सर, जैसे सांप काटता है, सांप काटने के तुरंत बाद जो फर्स्ट प्राइमरी एड है वो पेशेंट को क्या दी जा सकती है? फर्स्ट प्राइमरी एड तो हमारे को हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है उस केस में, ठीक है ना। उस वहाँ पर अब एंटीवेनम सारे तैयार हैं अभी,
तो ऐसे केसेस में ज़रूरी है कि हम उसको हॉस्पिटलाइज ज़रूर करें, तो वहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा उस केस में। उसके साथ साथ हम हाँ, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि हमारे को पेशेंट को बचाना है, जी तो हमारे को साथ में हॉस्पिटलाइजेशन, साथ में अगर होम्योपैथी दी जाए तो बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाएगा। सर, प्रेग्नेंट जो वीमेन हैं, क्या उनके लिए होम्योपैथी वरदान साबित हो सकता है? जैसे नॉर्मली प्रेग्नेंट वीमेंस को क्या इश्यू आता है कि फॉलिक एसिड कम हो गया, आयरन की कमी आ गई है, कैल्शियम कम हो गया है, या चक्कर आना, कमजोरी आना, वीकनेस आना, ऐसे बहुत से इश्यूज आ जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन होम्योपैथी जो है इससे बहुत आगे है। जी इसमें मिसकैरेज हो जाना, जी पर्टिकुलर किसी मंथ में मिसकैरेज होता है तो अलग उसमें मेडिसिन गिवन है कि कौन से मंथ में प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज हो रही है आपकी। अगर मान लीजिए तीसरे महीने में बच्चा गिर रहा है हाँ, तो उसकी मेडिसिन उसकी अलग मेडिसिन है। अलग है, गिवन है। ओके। उसमें अलग अलग महीने में अलग अलग मेडिसिन गिवन है। उसमें हमारे सारे सिम्टोमेटिक बेस हैं उसमें, तो हमारे को वो मेडिसिन देनी पड़ेंगी, उससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, दोबारा दोबारा मिसकैरेज होनी बंद हो जाएगी। इवन उसमें बाद में जो कॉम्प्लिकेशन आती है प्लासेंटा प्रीविया या अगर उस केसेस में भी हम पेशेंट की बहुत हेल्प कर सकते हैं। और सर, जिन महिलाओं को जिनकी महिलाओं की गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा। हाँ, इनफर्टिलिटी के लिए मेडिसिन हैं। इनफर्टिलिटी हो गई, उसमें सारा कुछ उनके होलिस्टिक अप्रोच होती है हमारी। सारे सिम्टम्स लेने के बाद, उनके मासिक धर्म के सारे सिम्टम्स लेने के बाद हमारे को उनके अप्रोच करना पड़ेगा कि किस तरह की मेडिसिन देनी है उनको। तो इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है, एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी, डिस्मेनोरिया, जी मिनोरेजिया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे को लेके उसमें देखना पड़ेगा कि क्या सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम मेडिसिन देंगे और वो ठीक हो जाएगा। सर, जो इनफर्टिलिटी स्टार्ट होती है उसमें हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, कई बार लेडीज़ को ही दोषारोपण करती रहती है कि आप में कमी है। हो सकता है वो कमी मर्द में हो। हाँ, एज़ोस्पर्मिया उसमें आजकल मेजर अब चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी हमारे को सारे उसमें टेस्टिंग करवा के उसमें चेक करवाना पड़ता है कि एक्चुअली एज़ोस्पर्मिया है कि नहीं है। कि सीमन एनालिसिस सीमेन क्या एनालिसिस हो जाता है, उसमें हमारे को बायोप्सी भी करनी पड़ जाती है, टेस्टिस की बायोप्सी करके उसमें फाइनल डायग्नोस होता है कि हाँ अंदर शुक्राणु बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। उसके मुताबिक फिर फाइनल उसमें डायग्नोसिस करके फिर मेडिसिन दी जाती है। अगर सर कोई एक हम पेशेंट लें कि एक पिछले 8-9 महीने से कोई कंसीविंग कर रहा है कपल, उनकी कंसीविंग नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले हमें उसकी सीमन एनालिसिस करना चाहिए। लेडीज़ का प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन लेवल क्या है, इन सब। हाँ, हार्मोनल लेवल्स तो चेक करवानी है, उनके अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ेगा कि कोई उनके प्रॉब्लम अंदर है तो नहीं, कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस किसी तरह की, पीसीओडी, कोई फाइब्रॉइड यूट्रस कुछ भी है अगर। हो सकता है बच्चेदानी में कोई रसोली हो। हाँ, वो फाइब्रॉइड हो अंदर कोई, तो हमारे को वो सारा चेक करवा के उसके बाद ही फिर फाइनल डायग्नोसिस लेके तो उसके मुताबिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। सर, महिलाओं को जो अक्सर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है प्रेगनेंसी में, उसका क्या इलाज हो सकता है? अक्सर ये 100 में से 70 केस देखे गए हैं। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बच्चा कंसीव कर गया है, सारा न्यूट्रिशन माँ के थ्रू बच्चे को जा रहा है और माँ मालन्यूट्रिशन की तरफ जाने लग जाती है। तो उसमें अनीमिया के लिए मेडिसिन हैं हमारे पास, तो उसमें रीजनिंग ढूंढनी पड़ेगी कि किस कारण लो जा रहा है उनका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो उसमें फेरमेट है मेडिसिन, चाइना है, वो हमारे को देख के उसके मुताबिक ही मेडिसिन देनी पड़ेगी जी कि क्यों उनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, कि वोमिटिंग है, माल न्यूट्रिशन है, क्या हो रहा है जिसके कारण वो माल न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ रही है। क्या उनको भूख नहीं लग रही है बिल्कुल, जी या खाना खाने के बाद वो हाइपर एमेसिस हम उसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग्स आ रही हैं, कि कुछ खा ही नहीं पाती, इवन फूड की स्मेल से वोमिटिंग्स आ रही हैं। तो उसके लिए हमारे को फिर उनको उस तरह से मेडिसिन दे के उनके न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना है। सो बेसिकली होलिस्टिकली अप्रोच से उसमें डाइट भी काम करेगी, अपना होम्योपैथिक मेडिसिन भी काम करेगी, और साथ में यहाँ तक मुझे लगता है कि जब कंसीविंग होती है तो पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतना ही मैटर करती है, कि बहुत सी लेडीज़ कंसीविंग के टाइम पे मेंटली प्रिपेयर नहीं होती। उनकी काउंसलिंग भी मैटर करती है कि आपको ये चेंजेस आएंगी, ये आपके साथ हो सकता है। हाँ, फर्स्ट टाइम जो कंसीव करता है उनको अपने माता पिता के साथ थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए इस बारे में, तो वो सारे उनके जो मिथ्स हैं, वो सारी वो वहाँ से
साफ हो जाएं। दादी और नानी हाँ। के जो पुराने नुस्खे हाँ। हैं, उनकी जो गाइडेंस हैं, वो बहुत ज़रूरी है इस केस में। और उनसे हमारी इस टाइम पे जो न्यूक्लियर फैमिलीज है दूर होती जा रही हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ के कारण ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हैं। बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो वो उनको अगर गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए, माँ बाप की, दादी की, नानी की, उनकी गाइडेंस मिल जाए, तो फिर वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। पर आजकल के सर जो बच्चे हैं, आज चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, उसमें सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, सर्च करते हैं, अपने सिम्टम्स डालते हैं और खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। उनका एक्सपीरियंस तो वो दादी नानी का लेना ही नहीं चाहते। बहुत बड़ा डिजास्टर हम इसको कह सकते हैं। ये डिज़ास्टर है। ये हमारी डिजास्टर है सोसाइटी में जो ये चीज़ें आ गई हैं, जी। वो एक डिज़ास्टर है। अभी एक केस पढ़ रहा था सर मैं कि चैट जीपीटी पे किसी ने अपने सिम्टम्स डाले और देखे, और चैट जीपीटी ने बताया कि नहीं, आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो चैट जीपीटी ने डिनाई कर दिया उनके सिम्टम्स देख के, और वो हर 2 महीने बाद चैट जीपीटी पे फिर अपने सिम्टम डालते थे कि मुझे ये सिम्टम रीअपीयर हो रहे हैं। ऐसे चलते गए और 8-9 महीने बाद उनकी जो प्रॉब्लम थी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जब डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की तो उन डॉक्टर ने बताया कि आपको फूड पाइप का कैंसर हो गया है। तो वो अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज में ही डॉक्टर के पास चले जाते, तो एक जो डॉक्टर अपने 30-40 साल का तजर्बा रखता है, जिसने लाखों पेशेंट्स देखे हैं, उसके पास जाके अपने सही सिम्टम देखें, वेरिएशन देखें, तो हर चीज़ का जो आंसर है चैट जीपीटी पे, गूगल पे नहीं मिलता। डॉक्टर का अपना नेटिव जो एक्सपीरियंस है वो भी उतना ही मैटर करता है। देखो, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, उसने इतना पढ़ा है, ठीक है, उसका इतना एक्सपीरियंस है, वो सारा काउंट करता है जी। उसको। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, एक छोटी बच्ची आई, तो उसने जब देखा इसको, अपने सिम्टम्स डाले, तो उसको उन्होंने बता दिया कि ये कैंसर है। ओके। तो वो आके इतना रोना शुरू होगी मेरे पास। तो मैंने उसको कहा कि भाई पहले बताओ तो सही मेरे को कि सिम्टम्स हैं क्या। और सिंपल कफ थी, जो कि सिम्टम्स डाल के उसको कैंसर बता दिया कैंसर बता दिया। गया। और उसने मेरे ख्याल 1 वीक के लिए मेडिसिन खाई और वो ठीक थी। बाद में आके मेरा थैंक्स करी जाए कि ये तो बचा लिया आपने मेरे को। तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस सर। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। डेंजरस सर। क्या होम्योपैथी और एलोपैथी मेडिसिन को हम एक साथ ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बशर्ते वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो। हमारे को देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए ले रहे हैं हम। कई बार कोई रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं, जैसे कोई कन्वर्जेंस का केस है, एपिलेप्सी का केस है, वो रेगुलर चल रही है उनकी मेडिसिन, तो उनको रोके बगैर हम, जो एक्यूट सिम्टम्स बीच में कोई अपीयर हो रहे हैं, तो उसके लिए मेडिसिन हम देंगे ही। किसी को फीवर हो गया, ठीक है ना, तो हम उसको मेडिसिन देनी ही है, तो उसमें साथ साथ वो मेडिसिन चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। अगर एक डायबिटिक पेशेंट है जिसकी मेटामॉर्फिन जो सॉल्ट है या इंसुलिन सॉल्ट है, अगर वो हाई लेवल डोज पे चल रहा है, उसकी HbA1c 8.5 से ज़्यादा आ रही है, तो क्या वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट साथ साथ में स्टार्ट कर? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकता है मेडिसिन, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं है। तो क्या साथ साथ में डोज कम करनी पड़ेगी हमें मेडिसिन नहीं की? नहीं नहीं, जी। डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन लेना चाहते हो फिर तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ में किसी और चीज़ की दवाई लेना चाहते हो तो वो अलग बात है फिर। डॉक्टर साहब, जैसे अक्सर ये बोला जाता है कि जो होम्योपैथी है ये सिम्टम्स पे चलती है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है क्या? एक होता है कि हम बीमारी को अंदर दबा रहे हैं, एक होता है हम बीमारी को जड़ से बाहर निकाल रहे हैं। तो सिम्टम्स देख के बीमारी को बाहर कैसे निकाला जा सकता है? होम्योपैथी जो है वो बॉडी एज अ होल लेके चलते हैं हम। एज ए होल एक मतलब एक शरीर है, एक माइंड, बॉडी, एक सिस्टम है एक हमारा। सिस्टम पूरा है। जी। हम इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है। जब भी कोई पेशेंट आएगा हमारे को उसके सारे सिम्टम्स लेने पड़ेंगे, चाहे तो वो मेंटली है, फिजिकल है, मेंटल्स इमोशनल उसके, है। फिजिकल्स उसके, सारे उसकी सेंसेशंस, जी। सारा कुछ वो हमारे को लेके उसे बॉडी एज ए होल हम प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें मेडिसिन। बट सर आजकल देखा जाता है डॉक्टर्स के पास बहुत भीड़ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को 2-3-4 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। उसको 40-50 पेशेंट्स अपने एक दिन में निकालने होते हैं। वहाँ 20-30 सिम्पटम्स उसके बारे में पूछना, सवाल जवाब करना, क्या आपको लगता है कि उस लेवल पे जाके अगर एक पेशेंट की बीमारी को ठीक किया जा सकता है? ऑल डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर, सीधी बात। हमारे एक फेमस डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर केंट। डॉक्टर केंट।
तो उन्होंने कहा, कहता कि मैं जब अपनी शुरू में प्रैक्टिस करता था तो उस समय जब मेरे पास टाइफाइड के केस आते थे तो उनको ठीक करने में मेरे को 15 दिन लग जाते थे। एक पेशेंट को ठीक करने में? लेकिन कहते अब मैं अपनी प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है तो अब मेडिसिन में देता हूँ तो उसमें 3-4 दिन में वो केस ठीक हो जाता है और उसमें टाइफाइड पॉजिटिव भी नहीं आता उस केस में। ओके। उससे पहले ही वो ठीक हो जाता है। तो यानी कि सिम्प्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो एक एक्सपर्टीज हो जाती है, एक्सपर्टीज हो जाती है उसमें। जी। तो आपको इतनी एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप उसको देख सकते हैं कि ये केस किधर की तरफ जा रहा है, अगर एक ये बीमारी टाइफाइड की तरफ जा रहा है, ये मलेरिया की तरफ जा रहा है, जी, तो वो सिम्टम्स के मुताबिक हमारे को पता चल जाता है कि ये किस तरह का केस है, तो वो पहले ही ठीक हो जाता है। इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि एक बीमारी है, उसके 5 बड़े लक्षण हैं, बड़े सिम्टम्स हैं, 5 छोटे लक्षण हैं, छोटे सिम्टम्स हैं और छोटे-छोटे 5-7 और हैं। वो पहले 5-7 मेन सिम्टम्स पकड़ के एक एक्सपर्ट डॉक्टर अपने बेसिस पे डायग्नोस कर सकता है। बिल्कुल उसको कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि उसने कितने केसेस हैंडल किए हैं, ठीक है ना। वो इतने एक्सपीरियंस के कारण वो अपने आप चल पड़ता है सारा कुछ। जी, तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अबाउट एक्सपीरियंस, जी, जो चैट जीटीपी में नहीं मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा। क्या होम्योपैथी एक एडिक्टिव मेडिसिन है? अगर मैं साइको केसेस यहाँ पे लेके आऊँ जो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी साइकेट्रिक मेडिसिन, साइकेट्रिक ड्रग्स हमारे आती हैं, जैसे बहुत सी एलोपैथी में मेडिसिन आती हैं जो एक एडिक्शन का काम करती हैं, क्या होम्योपैथी में भी एडिक्शन होती है? नहीं, होम्योपैथी में कोई भी एडिक्शन नहीं होती। हमारी तो बहुत ही कम डोजेज दी जाती है उसमें। जी, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो है वो बहुत ही कम होती है। जी, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो मेडिसिन है वो डीप एक्टिंग मेडिसिन होगी जब, तो उसमें आपको उस चीज़ का कुछ भी, कोई भी लास्ट मॉलिक्यूल तक भी नहीं मिलेगा। ओके, तो उसके कारण उसमें कोई एडिक्शन नहीं होती बिल्कुल भी। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, एडिक्शन वाली कोई बात नहीं है। कि जब चाहे पेशेंट अब होम्योपैथी की मेडिसिन को छोड़ सकता है। बिल्कुल छोड़ सकता है, जब मर्जी छोड़ दे, जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल। और सर बहुत सी जैसे एक होम्योपैथी की मेडिसिन्स है रब, मर्क रब। मरकरब, जी, तो उसमें मरकरी का कंटेंट होता है, पारे का कंटेंट होता है। क्या ये मेडिसिन सेफ हैं? बिल्कुल सेफ है। क्योंकि जैसे आयुर्वेदा में भी मरकरी दी जाती है बट उसका जो डाइल्यूशंस है, उसका जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है, बिल्कुल उसको अलग तरीके से डाइल्यूट करके दिया जाता है और वो एक रामबाण तरीके से अपना इलाज करती है। जैसे स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है। सो होम्योपैथी में भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको मैं वो मेडिसिन दे दूंगा, आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे उसमें से। अच्छा। उसमें कुछ भी, ना सोना निकाल पाओगे ना चांदी निकाल पाओगे उसमें से। वो इतनी ज़्यादा डाइल्यूटेड है, जी। तो उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैसे स्वर्ण भस्म आती है ऐसे होम्योपैथी में भस्में आती हैं। होम्योपैथी में भी ऑरोमेट मेडिसिन आती है, ओके। ठीक है। ऑरोमेटेलिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम सिल्वर से बनती है, लेकिन उसमें आपको कंटेंट नहीं मिलेगा इस चीज़ का, उसमें सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। कि जो शरीर पे उस बीमारी पे असर हाँ, दिखाती हैं। बिल्कुल। सर अक्सर देखा गया है जो डायबिटीज़ है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये एक डिजीज़ नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहना सहना ऐसा हो गया है और ये भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ का जो प्रिकर्सर है वो स्ट्रेस है। उसी प्रिकर्सर से आगे बीपी, हार्ट, डायबिटिक न्यूरोपैथी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्टार्टिंग में डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं? क्योंकि जब हमारा HbA1c पॉजिटिव हो जाता है या 5.6 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, फास्टिंग शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, उससे पहले की जो स्टेजेस हैं, उनको ध्यान में रख के एक पेशेंट कैसे ये जान सकता है कि मुझे डायबिटीज़ स्टार्ट हो चुकी है? देखो, उसमें जो 3 मेजर सिम्टम्स हैं उसमें, ज़्यादा प्यास लगनी, ज़्यादा भूख लगनी और ज़्यादा यूरिन आना। 3 चीज़ें जो हैं अगर इकट्ठी चलती हैं तो नॉर्मली वो डायबिटीज़ है। रात को दोबारा उठना, यूरिन के लिए भी उठना और फिर पानी पीना, ये सिम्टम्स जो हैं डायबिटीज़ के हैं। अक्सर डायबिटिक पेशेंट के पेशाब पे कीड़े आने लग जाते हैं। सर वो क्यों आते हैं? क्या कारण है? वो शुगर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण यूरिन में शुगर आ जाती हैं। यानी कि पेशाब में मीठा आने लग गया उनके, किडनी उनको फ़िल्टर नहीं कर पा रही। पॉइंट है, जिसके बाद अगर उससे ज़्यादा शुगर बढ़ जाएगी
तो फिर वो यूरिन में आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट के किडनीज के जो फिल्टर हैं वो वीक हो गए हैं। हाँ, वो फिल्टर नहीं कर पा रही प्रॉपरली उसको, ओके। या ऐसे कह लो कि उसका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे उससे फिल्टर नहीं हो पा रहा किडनी से। ओके, तो सर डायबिटिक पेशेंट को अपनी कैसी डाइट रखनी चाहिए? जैसे बहुत से डाइटिशियंस भी रिकमेंड करते हैं कि लो जीआई डाइट खानी चाहिए। लो जीआई डाइट्स में क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को? देखो, उसमें शुगर तो बैन है ही है, जी। तो शुगर नहीं खानी, किसी भी फॉर्म में नहीं खानी, ठीक है। बाकी उसमें जैसे आम लोगों को पता ही नहीं है कि कनक हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी सर गेहूं का, हाँ, वीट का 65 हाँ, के वो अराउंड बहुत होता है। ज़्यादा है, जी। ठीक है। जैसे मूंगफली हो गई, आप किसी को पता ही नहीं कि मूंगफली में शुगर बहुत ज़्यादा है। सो बट सर डायबिटिक पेशेंट तो मूंगफली बहुत खाते हैं कि हाँ, इसमें तो मीठा होता हाँ, है। मीठा होता नहीं, लेकिन वो शुगर बहुत बढ़ जाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका अपर साइड पे हाँ, रहता अपर है। साइड पे रहता है। जी। लोग होम्योपैथ से सुन के कि जामुन जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। सर बट जामुन तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है ना? नहीं, जामुन की गिटक जो है वो बहुत अच्छी है। इसकी जो गुठली है गुठली जो है, उसमें असर है। हाँ, वो उसमें असर है। जामुन एज इट इज खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी। ओके, तो जो जितने भी डायबिटिक जूस बन रहे हैं या जड़ी बूटियां या पाउडर बन रहे हैं, डायबिटिक पाउडर, वो गुठली से बन रहे हैं या गुठली से बन जामुन रहे से हैं, बन रहे हैं? गुठली से बन रहे हैं। तो बेसिकली मैं अपनी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट रखनी पड़ेगी अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। लो जीआई डाइट आपको यूज़ करनी पड़ेगी। लो जीआई डाइट क्या होता है? हाई कार्बोहाइड्रेट्स अमाउंट आपको कम लेने पड़ेंगे। लो जीआई डाइट में वो सारे तमाम तरह के फूड आपको खाने पड़ेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाएँ और क्या ना खाएँ, आप हमारा रूबरू डायबिटीज़ डाइट चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लो जीआई जैसे व्हीट है, व्हीट का 65 होता है। हमारा जो आटा आता है शुगर केयर आटा, जब मर्जी शुगर केयर आटा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अराउंड 29 है और उसका एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक जो लोड है वो 17 के अराउंड है। चावल आपको बिल्कुल नहीं खाना, इसके साथ आलू है और बहुत हाई फ्रुक्टोज जो फ्रूट्स हैं वो भी आपको डायबिटीज़ में नहीं लेने। तो बेसिकली आपको एक लो जीआई डाइट मेंटेन करनी है ताकि आपकी किडनी बच सके। बिल्कुल। सर ये भी देखा गया कि डायबिटिक पेशेंट्स की जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम है अक्सर बढ़ने लग जाती है। उनकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, उनके पैर हैं जो सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं। सर इनका क्या कारण है? तो उसमें ऐसे है कि वो गैंग्रीन भी हो जाता है पैरों का, जी। ठीक है। उसमें अगर शुगर बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है तो उसमें हमारी जो वेन्स हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। गैंग्रीन मीन तो सर पैर काटना पड़ जाता वो काटना पड़ जाता है, लेकिन होम्योपैथी में अगर कोई जना मेडिसिन लेता है है। जी। तो वो ठीक हो सकता है अगर इनिशियल स्टेज में दी जाए मेडिसिन। तो एक हम ये कह सकते हैं कि डायबिटिक फुट जो है जिसको जख्म हो गया, क्या वही गैंग्रीन आगे बनता? हाँ, वो जख्म जो है वो ही धीरे धीरे बढ़ के वो डायबिटीज़ के कारण वो सारा डेड हो जाता है पार्ट। जो डेड पार्ट है उसको हम गैंग्रीन कहते हैं। ओके, जहाँ पे अब ब्लड सप्लाई नहीं रही ब्लड सप्लाई धीरे धीरे रुक जाती है वहाँ और वहाँ इन्फेक्शन अब फैलेगी। वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है। ड्राई गैंग्रीन होता है, वेट गैंग्रीन भी होता है। जी। कई बार वहाँ पर डिस्चार्जेस भी होने शुरू हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है केस टू केस। जैसे पस पड़ना। पस पड़ जाती है, पानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो वो सारा देखना पड़ता है। वो केस अलग तरह के केसेस हैं, उनमें अलग अलग मेडिसिन हैं और वो उनके लिए मैं कहूँगा कि उनको ज़रूर एक बार होम्योपैथ को कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में। सर हमने एक ऐसा केस भी देखा है कि उनको गैंग्रीन हो गई, उनको पता था कि मुझे गैंग्रीन हो चुकी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको आप पैर काटना पड़ेगा और वो पेशेंट अपनी बॉडी को लेके इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थे, बोला कि मैं पैर नहीं कटवाऊँगा। वो गैंग्रीन फैलता फैलता 2-3 दिन के अंदर सारी टांग में चला गया। डॉक्टर ने बोला अब सारी टांग काटनी पड़ेगी। उन्होंने बोला नहीं मुझे टांग नहीं कटवानी और विद इन 2 to 3 डेज़ वो सारी बॉडी में फैल गया, उनकी डेथ हो गई। हाँ, बिल्कुल उसमें हो जाएगी, वो तो सारा जहर अंदर फैल जाएगा तो उससे डेथ हो जाएगी वो तो। लेकिन वो काटना भी उसका हल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको काट के हम थोड़ा बहुत टाइम हम बचा सकते हैं, लेकिन उसमें होम्योपैथी अगर साथ में लेंगे तो उससे वो रुक जाएगा। फुट की प्रॉब्लम है तो वो जो जख्म ठीक नहीं हो रहा वो नर्व्स वीक होने के कारण हो रहा है। नहीं, वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो रुक रही है। ब्लड सप्लाई रुक रही है। हाँ,
और अब तो सर मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये भी बोला जाता है कि जहाँ ब्लड सप्लाई रुक रही है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ब्लड की सप्लाई कम होगी, वहाँ पे कैंसर सेल भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। नहीं, कैंसर इस केस में नहीं होता, ये तो गैंग्रीन ही बन गया। गैंग्रीन बन हाँ, गया। वो गैंग्रीन ही है, उसको जी। गैंग्रीन ही कहेंगे हम। जी सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो डायबिटीज़ के इनिशियल स्टेज तक तो ठीक है, जैसे जैसे डायबिटीज़ उनकी अनकंट्रोल होने लगती है वो बीपी की तरफ जाने लगते हैं, हार्ट पेशेंट बनने लगते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ने लगता है, लिपिड प्रोफाइल उनकी काफ़ी हायर साइड पे जाने लगती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आने लग जाती हैं पेशेंट को? ये एक विशियस सर्कल है, उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों इकट्ठे जब मिल जाते हैं तो फिर हमारे हार्ट को भी डिस्टर्ब करते हैं, किडनी को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है, ये मेजर कॉज इसमें जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर है दोनों। जब ये दोनों मिलके चलेंगे तो हमारी किडनीज को ख़त्म कर देंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि बॉडी एज ए एंटायर सिस्टम काम करती है हमारे शरीर। ये पूरा सिस्टम है हमारा, क्योंकि एज अ वन बॉडी हमने लेके चलना है उसको। जी। बॉडी एज अ होल, हम बॉडी एज अ होल को ही ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली सारे सिस्टम को जब हम ठीक करेंगे तो तभी डायबिटीज़ से जुड़ी हुई कोई भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी है, आपका पैंक्रियाज के बीटा सेल डिस्फंक्शंस हो रही हैं। उसमें इम्यूनिटी हमने पेशेंट की बढ़ानी है। हमने जो हम अपनी मेडिसिन देते हैं उससे हम इम्यूनिटी को उसकी बढ़ा देंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे कम होके सारा कुछ सिम्टम जो है सारे ख़त्म हो जाएंगे और बॉडी एक हेल्दी बॉडी की तरह बन जाएगी। सर अक्सर महिलाओं में देखा जाता है 2 तरह के थायराइड्स से महिलाएं परेशान रहती हैं, हाइपो एंड हाइपर थायराइड। सर ये क्यों होता है, इनके क्या कारण है और होम्योपैथी में इनका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखो, होम्योपैथी में हम जो इसमें ट्रीटमेंट करते हैं वो सिम्टोमेटिक बेस ही है उसमें भी। ठीक है, हाइपोथायराइड हो जाए या हाइपरथायराइड हो जाए, उसके सारे सिम्टम्स लेके उसके मुताबिक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उसमें। ठीक है, और उसमें ये क्यूरेटिव फॉर्म है। जैसे हाँ, इसमें बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी भी मेडिसिन आपको दोबारा नहीं लेनी पड़ती इतनी जल्दी। ठीक है, हम जो है थायराइड को ठीक करने के लिए मेडिसिन देते हैं। ओके। जो नॉर्मली हमारे जो सेट सिस्टम्स हैं, एलोपैथी सिस्टम में हम अगर जाते हैं तो वो बाहर से सप्लाई देनी शुरू कर देते हैं हार्मोन्स की, जिससे कि लेवल तो हमारा नॉर्मल आ जाता है, लेकिन वो नॉर्मल तभी तक रहेगा जब तक बाहर से सप्लाई हार्मोन्स की है। अगर वो सप्लाई रुकती है हाँ, तो बाहर फिर से से सप्लाई रुक अगर गया। रुक गई तो एकदम से वो थायराइड फिर दोबारा उतना ही आगे चले जाएगा। इंटरनल जो हार्मोनल सीक्रेशन होनी थी वो तो हो ही नहीं पाई, वो नहीं हो पाई, वो तो बाहर से। एक्टिवेट ही नहीं हो पाई। हाँ, इसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं कि आपने रिप्लेस कर दिया कि अंदर नहीं बन रहा, आपने बाहर से ले लिया। ठीक है ना, तो वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा उस केस में। जी बिल्कुल। लेकिन होम्योपैथी में हम उसमें थायराइड को ही ठीक करते हैं ताकि वो खुद अपना काम करना शुरू करे, कि ग्लैंड अपने आप काम करना शुरू कर दिया। खुद काम करना शुरू करे और हार्मोन्स को बनाए। जब वो बनने शुरू हो जाएंगे तो हमारे को एक्सटर्नली कोई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिसिन। जैसे थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, वो रिलीज ऑटोमेटिकली आपका थायराइड पैराथायराइड मिलके उसको रिलीज करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना नॉर्मल जब काम करना शुरू कर देगा तो अपने आप ही थायराइड ठीक हो गया। सर जो थायराइड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स लेडीज़ को अक्सर देखने को मिलती हैं, उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, उनकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती ड्राई है, स्किन, बाल झड़ना, हार्मोनल वो सारे पीरियड्स की प्रॉब्लम सारी वो सब रिलेटेड है उसमें। पीरियड्स इरेगुलर हो हाँ, गया। पीरियड्स इरेगुलर होना, वो सारा कुछ जो ड्राई स्किन, बाल झड़ने, मैंने ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो हमारे को लेने पड़ते हैं, उसके मुताबिक ही हमारे को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। ओके। बहुत सारी मेडिसिन हैं इसमें। ठीक है, उसमें आम देखा जाए तो थायरॉयडिनम है जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं लोग, आम उसको बहुत मशहूर हो गई है वो मेडिसिन, अक्सर लोग खा रहे हैं। बाकी उसमें नेट्राम्यूर है, सीपिया है, बहुत सारी मेडिसिन है उसमें गिवन। तो उसके हम तो अपने एज उसके सेट ऑफ सिम्टम्स देख के होलिस्टिक अप्रोच के मुताबिक ही हम मेडिसिन देंगे उसमें। ठीक है ना, तो उसमें देख के ही वो प्रिस्क्रिप्शन होगी। सर अक्सर थायराइड पेशेंट्स में लेडीज़ या तो बहुत पतली हो जाती हैं या बहुत मोटी हो जाती हैं। जो मोटी हो जाती हैं उनको हम हाइपोथायराइड वो बोलते हैं, हाइपोथायराइड है, जो पतली हो पतले जाती रहते हैं हैं उनको वो हाइपर हाइपरथायराइड। बोलते हैं। सर ये 2 फॉर्म्स अलग-अलग क्यों हैं? ये थायराइड में क्या डिसफंक्शंस होते हैं? इसमें एक में हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स है, एक ज़्यादा हो रहा है उसमें? ज़्यादा हो रहा है, ओके। एक में कम हो रहा है।
जिसमें कम हो रहा है वो लेडीज पतली होने लग वो जाती मोटी है, हो जाएंगी। वो मोटी हो जाएंगी, जिसमें ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है वो पतले हो जाएंगे। वो पतली हो जाएंगी, और वो सारा हार्मोनल उनका इम्बैलेंस कर, हार्मोनल इम्बैलेंस है। स्वभाव चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना। हमें लगता है कि हमारी जो वाइफ्स हैं, हमारी माँ बेटियां बहू हैं, ये तो गुस्से में ही रहती हैं, टेंशन में ही रहती हैं, बट एंड अगर हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हार्मोन। हाँ बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंस है। उसमें आंखें भी बाहर को आ जाती हैं, एक्सोप्थेल्मिया कहते हैं उसमें। ओके, एक बहुत सारी आंखें बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बाहर ही पड़ी हुई हैं आंखें। अच्छा, आंखों का बड़ा हो जाना, हाँ बड़ा हो साइज का। जाना, वो भी इसमें थायराइड के कारण ही होता है। ओके, हाँ तो उसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि जो एक थायराइड पेशेंट्स है, सबसे पहले अगर उनका स्वभाव, तो मैं अक्सर अपने ऑडियंस से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, तो सबसे पहले आप उनका स्वभाव देखिए, उनका नेचर देखिए, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रही हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, एग्रेशन ज़्यादा आता है। अगर वो सारे सिम्पटम्स उनके नॉर्मल रूटीन से हट के आपको कुछ भी मिलता है, तो आप देखिए ये सारे सिम्पटम उनके थायराइड से भी जुड़े हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी जुड़े हो सकते हैं, इरेगुलर पीरियड से भी जुड़े हो सकते हैं, लाइफस्टाइल से भी जुड़े हो सकते हैं, इमोशनल, अगर कोई उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है या इमोशनली वो डिस्टर्ब्ड हैं, उसके कारण भी हो सकते हैं। तो सर, क्या इमोशंस अगर कोई औरत दबाती है, उसका संबंध थायराइड के मिस फंक्शंस के साथ भी है? देखो उसमें इनडायरेक्टली वो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि हमें एज ए सिस्टम लेके चलना पड़ता हमारे है को बॉडी को। होलसम लेके चलना पड़ेगा, जी, होलिस्टिक अप्रोच ही लेनी पड़ेगी। कि वो अपनी लगातार, एक औरत अपनी भावना को दबा रही है, अपने इमोशन को दबा रही है, फीलिंग्स को दबा रही है, तो कहीं ना कहीं वो थायराइड एक हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इफेक्ट होती है। बिल्कुल इफेक्ट होती हैं। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, चाहे वो सोराइसिस की प्रॉब्लम है या एक्जिमा की प्रॉब्लम है या दाद खुजली की प्रॉब्लम है, क्या होम्योपैथी में इसका रामबाण इलाज है? बिल्कुल इसका पूरा इलाज है और क्यूरेटिव इलाज है। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, डर्मेटाइटिस हो, सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो, सोराइसिस हो, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, एक्जिमा है, कुछ भी है, होम्योपैथी में इसमें पर्टिकुलर मेडिसिन गिवन है। ठीक है, हर एक तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हो। एक कोई ऐसी मेडिसिन, जैसे आजकल दाद खुजली ये अक्सर चलती है, कोई एक ऐसी मेडिसिन जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें दाद खुजली के लिए? दांत खुजली के लिए मैक्सिमम जो यूज़ होने वाली मेडिसिन है वो सल्फर है। सल्फर? हाँ, कितनी पोटेंसी में सल्फर चाहिए? 30 पोटेंसी में, जी, लेकिन वो एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए उसका। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नॉर्मली जो लोग हैं वो एक्सेसिव यूज़ कर देते हैं, वो गलत है। उसमें वो बाहर निकल आएगी तो फिर बहुत तंग करेगी। अक्सर से ये भी देखा जाता है कि आ, हम स्किन से रिलेटेड कोई भी और मेडिसिन लेते हैं, वो ऊपर से दबाती है, और होम्योपैथी उसको बाहर निकालती है, एक्सफोलिएट करती है। नहीं, उसमें ऐसे है कि वो डिपेंड करता है हम कितनी पोटेंसी की मेडिसिन दे रहे हैं। ओके, जो डिजीज़ के हमारे को आंकलन करना पड़ता है कि डिजीज़ कितनी ताकत रखती है, उस ताकत के मुताबिक हमारे को पोटेंसी उसमें सिलेक्ट करके देनी पड़ती है। अगर हम ज़्यादा पोटेंसी दे देंगे तो फिर वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे मस्सा है सर, मस्सा मस्सा बहुत गहरा हो जाता है, मान लीजिए मेरे यहाँ पे मस्सा हो गया, और वो अगर हम वैसे काटें तो वो खून निकलने लग जाता है मस्से का। अगर उसकी अंदर की जड़ को काटना है, तो क्या इलाज है मस्से का? तो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं मस्सों की, जी, बहुत सारी तरह अच्छा, के मस्से भी अलग अलग टाइप के हैं? मस्से भी बहुत तरह के आते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग चीज़ की अलग अलग मेडिसिन है। सो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मस्से की आइडेंटिफाई करना टाइप क्या पड़ेगा है। कि किस तरह का मस्सा बन रहा है। ओके, अगर गोभी के फूल की तरह बन रहा है जी, तो उसमें हम नॉर्मली जो लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं वो थूजा है। ये सर फंगस से इंड्यूस्ड है या वायरस है या स्किन टू स्किन आगे फैलते हैं? देखो स्किन टू स्किन जैसे कम्युनिकेबल तो बहुत कम होते हैं वर्ड्स, ठीक है, लेकिन वैसे अपने आप हो जाते हैं बॉडी में। तो इनको इलाज है इनका, जैसे लोग केमिकल लगा के इसको जला देते हैं, वैसे होम्योपैथी में नहीं होता। हम मेडिसिन देंगे जी, तो अपने आप मुरझा के वो झड़ जाएंगे बिल्कुल बॉडी से, अपने आप झड़ जाएंगे? अपने आप झड़ जाएंगे, कोई भी निशान भी नहीं रहेगा उसका। कोई ऐसा केस सर जो आपने स्किन रिलेटेड इशू जो ठीक किया हो अपनी हिस्ट्री में? तो बहुत सारे केस हैं उसमें। कोई उसमें लाइलाज बीमारी जो आपने ठीक की हो? जैसे सोराइसिस हो गया, ठीक है,
बहुत सारे डर्मेटाइटिस के केसेस आते हैं, ठीक है, जैसे खारिश के केस, इचिंग, तो वो सारी चीज़ें इजीली ठीक हो जाती हैं। डिपेंड करता है केस किस तरह का है। सर कई बार ऐसे कोई जैसे एक हेमिंजोमा एक डिजीज़ है जो अक्सर ब्लड वेसल से रिलेटेड जो डिजीज़ है, बड़ी भद्दी किस्म के वो दाग और पिंपल्स और एक ऐसे हो जाते हैं। सर क्या उस केस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास एक केस आया था यूपी से, जी। उत्तर प्रदेश से केस था वो। उस केस में एक न्यूबॉर्न बेबी था, उसके सारे चेहरे के ऊपर हेमेंजियोमा हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने सारी जगह पता किया, डॉक्टर्स ने कहा कि इसको तो हम कम से कम भी ये 4-5 साल का जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद इसकी कोई मेडिसिन देंगे। तो वो उस केस में हमने मेडिसिन शुरू की उसकी सिम्टम्स लेके। तो उसकी मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स भी प्रोवाइड करूँगा, जी। तो वो आप देखो कि उसमें केस में कितनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई। जी। तो आप वो अपना पॉडकास्ट में सारा शो करो उसमें, ठीक है सर। लोगों को पता चलेगा कि इसमें होम्योपैथी में कितना ज़्यादा हम किसी की हेल्प कर सकते हैं इसमें। और उनको कितनी देर में बिल्कुल रिजल्ट्स नज़र आने लग गए थे? रिजल्ट्स तो उनको 6 महीने बाद ही दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन अब तो वो 4-5 साल का बच्चा हो गया है। तो अब मैं उसकी 4-5 साल की जो उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप उसको चेक करके देखो कि कितना ज़्यादा होम्योपैथी क्या काम करती है, क्या मैजिक करके दिखाती है। कि लाइलाज बीमारियों में भी इसका इलाज है। बिल्कुल इलाज है। आप वो हैरान हो गए उनके फ़ोटोग्राफ्स देख के कि क्या इस तरह से भी ठीक हो सकता है पेशेंट। सर जो वेट लॉस है, ओबेसिटी है, एक एपिडेमिक बन चुका है हिंदुस्तान में। अगर हम सिर्फ चंडीगढ़ को बात करें, चंडीगढ़ इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ की 20% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक है और ओबीज भी हैं वो लोग। और इसमें एक ग्रोथ हार्मोन होता है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन 1 और TNF अल्फा। तो ये सारे हार्मोन्स वेट लॉस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं। क्या होम्योपैथी में वेट लॉस से रिलेटेड मेडिसिन है? अगर हैं तो क्या वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं या फास्ट करती हैं? देखो, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए भी मेडिसिन्स हैं, लेकिन हमारे को सिम्प्टोमेटिकली उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो वेट गेन हो क्यों रहा है? क्यों गेन हो रहा है और किस तरह का हो रहा है और बॉडी के किस पार्ट में ही बढ़ रहा है वो वेट। अगर जैसे लेडीज़ का है वो हार्मोनल कई बार वेट बढ़ने लग जाता है इम्बैलेंस के कारण। हार्मोन इम्बैलेंस के कारण बढ़ता है। अब उसका पेट बाहर आ गया है कि टांगें मोटी हो गई हैं, कि टांगें पतली हो जाती हैं, पेट बाहर आ जाता है। लेडीज़ का अक्सर जैसे सेलुलाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, लेग्स में सेलुलाइट बन जाता है। हाँ, वो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग मेडिसिन है उसमें गिवन। ओके। तो उसके मुताबिक ही हमारे को देखना पड़ेगा किस तरह की ओबेसिटी है। वैसे तो ये लाइफस्टाइल चेंज है जी। हमारे चंडीगढ़ में। क्या है अब कि आम लोगों का जो है कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो कम होती जा रही है। जी। जितनी हमारे को सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं उतना हम फिजिकल वर्कआउट जो है वो बहुत कम करते जा रहे हैं। सर जो मोटू लोग हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि मैं तो कुछ खाता भी नहीं जी, रोटी भी एक ही खाता हूँ और मैं फिर भी मोटा होता जा रहा हूँ। तो फिर वो हो सकता है उसका हार्मोनल प्रॉब्लम हो, हाइपोथायराइड हो। सकता है उसका जीन में कुछ ऐसा। नहीं, जीन्स को हम लेके नहीं चलते उसमें, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि वो कहीं हाइपोथायराइड के कारण ना हो रहा हो। क्या जेंट्स मेंस में भी थायराइड के कारण वेट गेन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक तो फैटी लीवर के कारण वेट गेन हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म सारा ख़राब हो रहा है उस केस में भी, ठीक है। इधर भी जो हाइपोथायराइड है उसमें भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो दोनों केसेस में ओबेसिटी आती है। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि वो खाने पीने के कारण ख़राब हो रहा है, हमारा जो आजकल फास्ट फूड्स वगैरह सारे चल रहे हैं, तो वो चीज़ें सारा ख़राब कर रही हैं, लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट आ रहा है उसका। तो उन चीज़ों से, और हमारी फिजिकल एक्सरसाइज कितनी है वो भी देखना पड़ेगा हमारे को। तो वो सारा कुछ कंप्लीट उसमें हार्मोनी आ रही है कि नहीं आ रही बॉडी में, वो देख के फिर मेडिसिन दी जाएंगी। तो होम्योपैथी में हम फैट को डाइल्यूट करने की, ख़त्म करने की मेडिसिन देते हैं? हाँ, फैट अपने आप ख़त्म हो जाएगा, आदमी एक्टिव हो जाएगा, अंदर शरीर में ताकत आ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर में ताकत आ जाएगी। होलिस्टिक अप्रोच है ना हमारी। जी। तो बॉडी जब अंदर से अपने आप को फिट महसूस करेगी, तो जब फिटनेस आ जाएगी बॉडी में तो अपने आप उसमें ताकत आ जाएगी और वो चलना फिरना शुरू हो जाएगा अपने आराम। कोई भी जना आराम से बैठना नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल। आदमी का स्वभाव ही नहीं है आराम से बैठने का। अगर वो वीक हो रहा है अंदर से तभी वो आराम से बैठेगा, फिर अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं बैठेगा। वो कोई भी फिजिकल काम होगा तो वो दौड़ के करेगा काम अपना, अगर उसमें ताकत है तो वो करेगा काम। अक्सर जैसे हम बोलते हैं कि
आजकल के मॉडर्न ट्रेंड में ये भी बहुत चल गया है कि कैलोरीज को बर्न करो, फैट को बर्न करो। बिल्कुल। जब फैट बर्न होगी तो हमारा एटीपी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा। हाँ, फैट को बर्न करने से ही ठीक होगा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे को वर्कआउट करना ही पड़ेगा। ओके एक बार से नहीं काम चलेगा, जी। ठीक है। वो रेगुलर हमारे को उसमें कांस्टेंट बना के रखना पड़ेगा अपना प्रयास। सर ऐसे कोई 3 टिप्स जो एक ओबीज पर्सन, एक मोटा पर्सन अपना सकता है अपनी लाइफ में और उसको वो रामबाण तरीके से असर दिख सकता है और ज़्यादा एफर्ट्स भी ना करने पड़े, क्योंकि हर बंदा आज के टाइम पे भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में है कि उसको हर चीज़ फटाफट फटाफट चाहिए। देखो, ओबेसिटी जो है फटाफट कभी नहीं ना आती है ना जाती है। जी तो इसमें कांस्टेंट हमारे को प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो खाना है हमारा, उसके बारे में पहले कहा जाता था कि ईट लाइक ए किंग इन द मॉर्निंग। जी, तो उस हिसाब से हमारे को चलना पड़ेगा कि सुबह हमारे को खाना अच्छी तरह से राजा की तरह खाएं, राजा की तरह खाएं, और दोपहर को हम रानी की तरह। रानी की तरह थोड़ा धीरा, थोड़ा कम खाएं, और रात को बिल्कुल ना खाएं। बिल्कुल एज ए बेगर हमारे को रात को खाना खाना चाहिए, बिल्कुल रंग की तरह खाना हाँ है। बिल्कुल। और अगर बेटर है कि अगर आप दिन छिपने के बाद कुछ ना खाएं, यानी कि 6 बजे। 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं, तो ओबेसिटी अपने आप धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आजकल सर जो डाइट सिस्टम्स आ गए हैं कि जो बोलते हैं कि पर्टिकुलर कुछ विंडोज़ हैं और बहुत ऐसी किस्म की डाइट हैं जिसमें फास्टिंग बोला जाता है कि आपकी 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए। उसमें भी यही बोलते हैं कि 6 बजे के बाद कुछ ना खाया जाए। अगर हम पुरातन समय की बात करें तो लोग दिन ढलने से पहले पहले 6 बजे से पहले खा लेते थे, क्योंकि दिन ढलने के बाद बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। दिन ढलने के बाद उस समय लाइट होती नहीं थी, जी, तो लोग पहले ही खाना खा के, वो सिस्टम परमात्मा का बनाया होता है, वही सिस्टम है वही सिस्टम है। कि दिन में ही खाना खा लो, दिन में ही खा लोगे, रात को कैसे खाओगे। रात को कैसे खाओगे? तो ये हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया कि हम लाइट हमेशा अवेलेबल है हमारे पास, तो जब मर्जी उठ के हम खाना खाना शुरू हो जाते हैं। और आजकल की नई जनरेशन तो रात को पढ़ रही है और रात को ही खा रही है। अब तो सर जोमेटो में 5 मिनट में खाना आ जाता है आपके पास। हाँ, जितने मर्जी रात को 1 बजे 2 बजे बच्चे मंगवाते हैं खाना। तो वो ओबेसिटी का मेजर रीज़न है, और हमारी नई जनरेशन जो है वो ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो रही है इसी के कारण। दूसरा उसमें यह है कि हम क्या खाते हैं। जी तो ऑयली फूड जो है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। अगर खाना भी है, घी कौन सा यूज़ करना है, तो घी मैं कहूँगा कि सरसों का तेल और देसी घी, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करें घर में। और इसी से तो लोग दूर होते जा रहे हैं। इसी से दूर हो रहे हैं लोग। पाम ऑयल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। नहीं, ये बेस्ट है। तो उसमें देसी घी, वो भी अगर गाय का हो जाए, A2 घी हो जाए, तो बेस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम कनक ही सारा टाइम खा रहे हैं, गेहूँ जो खा रहे हैं, तो उसको कम करके हम अपने मील्स में मिलेट्स को शामिल करें। मिलेट्स में जो मोटे अनाज हैं, जो हमारे पुरातन टाइम में हमारे इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, जिसको हम भूल गए हैं बिल्कुल ही। तो अब मोदी जी भी कह रहे हैं कि इसको, मिलेट्स को ज़्यादा खाओ, और मिलेट्स में इतनी ताकत भी है, और उसमें जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह वो भी बहुत कम है उसमें। नेचुरली ग्रोन होती नेचुरली ग्रोन है सारे, जिसमें अभी तक कोई ऐसे गड़बड़ नहीं की जा रही ज़्यादा। बिना अगर ये इसमें पेस्टिसाइड और केमिकल्स डलते हैं तो बेसिकली ये होते नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत कम मात्रा है इसमें। सो वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं इस समय। आप सब ऑडियंस को मैं बता देना चाहता हूँ, हमने भी मिलेट्स को यूज़ करके एक आटा बनाया है, डायबिटिक आटा, शुगर केयर आटा। ये जब मर्जी का हमारा शुगर केयर आटा है, इसमें हमने सब मिलेट्स यूज़ किए हैं, और 80% इसमें मिलेट्स हैं और 20% ही इसमें वीट है। और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दैट इज़ 29 है। एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड इसका 17 के आसपास है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये रामबाण सिद्ध हो चुका है, लैब टेस्टेड है, क्लिनिकल ट्रायल इसमें हो चुके हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ 1 पैक सोल्यूशन फॉर ऑल डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। और इसके साथ साथ ये ओबेसिटी पेशेंट्स के लिए भी वरदान है, क्योंकि जब आपके बॉडी में मीठा कम जाएगा, गेहूं की वैल्यू 65 है, इसकी वैल्यू 17 है, तो कितना कम आपके अंदर मीठा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। सर कोरोना टाइम में अक्सर देखा गया है कि लोगों की जो इम्यूनिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। बिल्कुल। लोग भर भर के विटामिन सी की गोलियां खाने लगे, मल्टी विटामिन्स लेने लगे। तो वो जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने का कारण था वो क्या था? कोरोना था क्या बेसिकली? एक वायरल इन्फेक्शन थी कोरोना,
जो कि हमारे लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही थी, जिससे कि निमोनिया हो रहा था। नॉर्मली सभी बच्चों में निमोनिया ही पाया गया और मैक्सिमम डेथ्स जो हैं वो निमोनिया के कारण हुई हैं, न्यूमोनाइटिस। ओके, निमोनिया की वजह से डेथ्स हुई हैं, न्यूमोनाइटिस की वजह से ही डेथ हुई है जो ऑक्सीजन कम हो रही थी। हाँ, ऑक्सीजन कम हो रही है, वो उसी कारण हो रही थी, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आ रहा था हमारे लंग्स में, जिसके कारण हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जी कोरोना का यही साइड इफेक्ट था कि निमोनिया हो रहा था सब बच्चों को। जी। ये जो विटामिन इतने ज़्यादा हाइपर विटामिनोसिस हम उसको कहते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जी तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो हमारे को अपने चेकअप कॉन्स्टेंटली करवाने चाहिए। जब आप किसी भी तरह का कोई विटामिन लेते हो तो उसमें आप उसके साइंटिफिकली उसको साथ में देखो, लैब टेस्टिंग करो कि आप कितनी कमी है उसकी, उसके मुताबिक ही लो। जी। तो क्या विटामिन सी की गोली इम्यूनिटी बढ़ाती है? इम्यूनिटी तो बढ़ाती है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जैसे अभी देखा गया कि मैं कुछ फैक्ट्स देख रहा था कि विटामिन सी नेचुरली किस में ज़्यादा है। उसमें अगर मैं अमरूद का कंपैरिजन करता हूँ नींबू से या आंवला से, तो एक विटामिन सी की 500 mg की जो गोली है, वो 2 अमरूद खाने से भी 500 mg उसका पूरा हो जाता है। लोग आयरन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम सेब के पीछे भागते हैं जी, लेकिन अगर वो अमरूद खा लें तो वो बहुत बेटर है उससे, बहुत बेटर है। बहुत बेटर है। सो अमरूद एक सस्ता फ्रूट गरीबों का गरीबों फ्रूट, के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि वो अमरूद को ज़्यादा प्रेफर करें। और डाइजेशन भी ठीक, हाँ, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है अमरूद, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा। पेट साफ होगा उससे और आयरन कंटेंट हमारा पूरा हो जाएगा, उसमें विटामिन सी कवर हो जाएगा सारा। तो नेचुरली फॉर्म में जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो केमिकल फॉर्म से वो हमेशा ही बेटर होता है। सर, जो आजकल महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें ब्लैडर कई बार अनकंट्रोल्ड हो जाता है, यूरिनरी की जो पाइप है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। सर, ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कैसे होम्योपैथी की मदद से ये ठीक हो सकता है? देखो, मेडिसिन की बात जो है वो तो अलग है, लेकिन लेडीज़ में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि जो हमारे मसल्स हैं, पेल्विक मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। वो हमारे एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई जा रही है बिल्कुल भी। जो पहले लोग हाथ सफाई से काम करते हाथ थे, से काम करते थे, कनक जो है वो चक्की चलाते चक्की थे। चलाते थे, जी तो वो एक बेस्ट एक्सरसाइज थी पेल्विक मसल्स के लिए। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो सारी चीज़ें इस समय छूटती जा रही हैं मॉडर्न डे में। तो उसी कारण वो वीकनेस इतनी ज़्यादा पेल्विक ऑर्गन्स में आ रही है कि वो प्रोलैप्स, करते सारा जा रहे हैं। प्रोलैप्स होने शुरू हो गए हैं ऑर्गन्स हमारे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उनका वीक हो अब रहा वो है। सारा कुछ वीक होता जा रहा है उसके कारण। जी बाकी जो मेडिसिन हैं उसको फिर वो हमारी होलिस्टिक अप्रोच वहीं पर भी। तो अगर शरीर को तगड़ा करेंगे, अंदर से इम्यूनिटी बनेगी, अंदर से ताकत बढ़ेगी, तो अपने आप सारा कुछ ठीक होता जाएगा। इवन यूट्रस को स्ट्रेंथन करने के लिए भी बोला जाता है कि आप चक्की आसन करें। हाँ, चक्की आसन वो सेम हो गया ना। जी, कि पहले हर हाँ, चीज महिलाएं घर में बिल्कुल। अपना काम करती वो थी। उससे पेल्विक एक्सरसाइज मैक्सिमम हो जाती थी, जी, और तो हाँ, यूट्रस उनका मजबूत होता बिल्कुल था। मजबूत हो जाता था। महिलाओं में जो मिसकैरेज होने की जो प्रॉब्लम हाँ, है, वो सारा कुछ, वो हमारे ऑर्गन्स जो है वो वीक हो रहे हैं, मसल्स वीक हो रहे हैं अंदर से, तो उसके कारण सारा कुछ हो रहा है। तो सर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो वर्किंग वीमेन है, इस टाइम पे सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करती हैं, उनको अपनी प्रेगनेंसी भी प्लान करनी है आगे, तो अपने लाइफस्टाइल को कैसे ठीक रख सकती हैं? तो उनको पेल्विस मसल्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब अगर आप चक्की नहीं चला सकते तो आपको जिम में जाके करना पड़ेगा। फिर या सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं ऑफिस की? सीढ़ियाँ चल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिम में जाके पेल्विक एक्सरसाइजेज जो है उसके ऊपर जोर ज़्यादा दें। जी आप रनिंग करें, आप वहाँ पर जाके मशीन एक्सरसाइजेस हैं वहाँ पे, तो आप अपने कोच को पूछ सकते हैं कि वहाँ पर हमने पेल्विक एक्सरसाइज जो ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो आपको करवा देंगे। उनके ऊपर ज़्यादा जोर दो। सर, जो पेल्विक मसल्स हैं वो हमारे ग्लूट्स जो हैं, हमारे हिप्स मसल्स के साथ भी अटैच्ड हैं। जैसे जैसे हम ओवर प्रिलॉन्ग्ड सिटिंग करते जा रहे हैं, ज़्यादा बैठते हैं, तो क्या ग्लूट्स वीक्स होने के साथ साथ भी हमारा पेल्विक मसल वीक होता जा रहा है? वो है तो पेल्विक एरिया के ही है ना सारे पेल्विक मसल्स, एरिया का। तो वो सारे मसल्स ही वीक होते जा रहे हैं हमारे। कांस्टेंट सिटिंग जो है, हमारा फिजिकल एक्सरसाइज खत्म हो गई ना। जी, एक चेयर पे जाके बैठ गए और 8 घंटे आपने चेयर के ऊपर बैठे रहे, फिर वो प्रॉब्लम तो आएगी।
अभी सर जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरी जो लेग्स हैं, जो मेरे नीचे का एरिया, यहाँ पे भी प्रेशर पड़ रहा है, तो ये मेरे यहाँ की जो नसें हैं वो पैरों तक जा रही हैं, तो हो सकता है मेरी वेरिकोज का मुझे इशू आ जाए। वेरिकोज तो आएगा, वो कांस्टेंट सिटिंग के कारण होता है कि हमारा जो ब्लड सप्लाई जो चल रही है वो नीचे को सारा हो गया उसका फ्लो उसका। तो हम कोई एक्सरसाइज ना होने के कारण, कोई लेग्स की मूवमेंट ना होने के कारण जो खून है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं रहा, ऊपर जा नहीं रहा। वो तो हमारे मसल्स काम करेंगे, जो हमारे काफ मसल्स हैं वो काम करेंगे तो वो सप्लाई ऊपर को भेजेंगे, और काफ मसल वीक हो रहा है। वो वीक होते जा रहे हैं बैठे रहने के कारण। तो उसके कारण जो है वो स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड आ जाता है हमारी वेन्स के बीच में। जी। तो वो सारा उसके कारण ही हमारे वेरिकोज वेन्स बन रही हैं ज़्यादा। तो जो सर वो वेरिकोज वेन्स में जो थक्के जम रहे हैं, खून के थक्के जम रहे हैं, क्या वो डेंजरस हो सकते हैं पेशेंट के लिए? किसी के भी अगर ऐसे वेरिकोज वेन्स हैं और वहाँ पर स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड है, तो वहाँ पर अगर खून जम गया, कोई थक्का बन गया, कल को वो थक्का जो है निकल के एकदम से जाके हार्ट में एंटर कर जाए या ब्रेन में चले जाए तो एकदम से स्ट्रोक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इसलिए कांस्टेंट थोड़ी बहुत, मतलब आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे बैठने के बाद आदमी को थोड़ी बहुत मूवमेंट जरूर करनी चाहिए। और क्या वो थक्के ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बन सकते हैं? बिल्कुल उसका कारण भी बन सकते हैं। खून है कहीं भी जा सकता है वो। खून है वो तो चलेगा ही, उस पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है। और कई लोग सर अक्सर देखा गया उन वेरिकोज वेन्स को ख़त्म करने के लिए जोर जोर से मसाज करवाते हैं, मालिश करवाते हैं, और वस्कुलर जो सर्जन है इसको मना भी करते हैं। नहीं, वो उससे फ्लेबाइटिस हो जाता है, अंदर सारे सूजन आ जाएगी वेन्स में, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिंपली अगर एलिवेट कर देते हो लेग्स को तो उससे भी खून जो है वापस चले जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। ओके। हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं लोग, 15-15 घंटे 20-20 घंटे की होती थी, तो उनमें देखा गया कि एकदम से हार्ट अटैक हो जाता था जब वो लैंड करते थे। तो उसमें यही होता था कि वो क्लॉट कोई बन गया लेग्स में, तो वो एकदम से जब सर्कुलेशन शुरू हुई तो वो क्लॉट डायरेक्टली हार्ट में चले गया और क्लैप्स हो गया वहाँ पर आदमी। और एकदम से वो बैठे रहे। हाँ, इसलिए भी जब कोई भी जाना सफ़र करता है तो उसको थोड़ा बहुत उठ के ज़रूर टहलना चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा हवाई जहाज़ की अपनी सर्विसेज लेते हैं, फ़्लाइट लेते हैं, उनके एक टाइम के बाद पैरों में सूजन आने लग जाती है, वो भी फ्लो रुकने के कारण है। स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड जो है वो लोअर लिम्स में हो जाता है, उसके कारण हो जाती है। एक सर मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि अगर आपका जो, जब हम 4 पैरों पे थे, 4 पैरों से हम 2 पैरों पे आए और 2 हाथ हमारे फ्री हो गए, तो ये 2 हाथ जो फ्री हुए हैं ये वर्क करने के लिए हैं, काम करने के लिए हैं। तो हमारा जो सेरेब्रल फ्लूइड है बॉडी का, वो हमारी इंटेलिजेंसी को शो करता है। तो जैसे जैसे ये सेरेब्रल जो फ्लूइड बढ़ा, हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ी, जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ी, हम काम करने की क्षमता हमने कम कर ली, अपने जो साधन हैं काम करने के वो ज़्यादा बना लिए, गाड़ियाँ आ गई, एसी आ गई। तो ये कहा गया था कि 4 पैरों से इंसान 2 पैरों पे इसलिए आया ताकि वो 21 माइल हर रोज उन दिनों में एशियन टाइम्स में चलता था, तभी उसका सेरेब्रल फ्लूइड डेवलप हुआ। और आज 21 माइल की एक्सपेक्टेशन तो हम किसी से रख ही नहीं सकते कि हर रोज 21 माइल मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसको किलोमीटर में निकालें तो बहुत ज़्यादा बनता है। नहीं, इतना तो कोई भी नहीं चलता होगा अब तो सर स्टेप्स में आ गया सब कुछ, बिल्कुल। हाँ, कि 5000 10,000 स्टेप्स, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। फिजिकल है तो अच्छा ही है, जितना चलने का आदमी उतना अच्छा है, लेकिन हम ये कहें कि इतने प्रॉपर है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कांट से। तो ये कहा जा सकता है कि चलना सेहत के लिए वरदान है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, वो वरदान है। फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में की जाए वो अच्छी है बॉडी के लिए। जहाँ खून रुका वहाँ से प्रॉब्लम वहाँ शुरू, प्रॉब्लम शुरू। वहाँ से, और जहाँ से खून रुका वहाँ से होम्योपैथी कैसे अपना काम शुरू करती है, फ्लो तेज करती है? नहीं, ऐसा नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज का तो कोई तोड़ नहीं है। जी। हम कहेंगे आप खाना ना खाओ, हम एक गोली दे देंगे, खाना खाया गया, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। तो फिजिकल एक्सरसाइज तो फिजिकल ही करनी पड़ेगी आपको। सर जैसे हम ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं हार्ट की, बीपी की। जो सर बीपी की जो प्रॉब्लम है, ये हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है, अक्सर जो पेशेंट हर रोज़ सुबह उठ के जो गोली खाते हैं, तो बीपी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, बीपी जो है अपने आप में बीमारी नहीं है। अच्छा, बीमारी है ही नहीं है? बीपी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है जी। ब्लड प्रेशर हमारा किस कारण बढ़ा, हमारे को वो आइडेंटिफाई करके उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर सर इसको देसी लेमन भाषा में समझें
कि जो ब्लड का प्रेशर है एक नॉर्मल लेवल से अगर वो बढ़ जाए तो उसको हम बीपी, हाई बीपी और लो बीपी कहते हैं। तो उसमें ऐसे है ना कि ब्लड प्रेशर किस कारण बढ़ रहा है हमारा, क्यों बढ़ गया। उसमें कोई किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि कोई रीज़न होता है जिसके कारण वो बढ़ता है। हमारे को उसका रूट कॉज ढूंढ के उसकी दवाई लेनी चाहिए, ना कि सिंपली बीपी को सप्रेस करना है। अगर मैं कहूँ कि एक पाइप है उसमें पानी फ्लो कर रहा है, पाइप मैंने थोड़ी दबा दी, यानी कि वो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं बेसिकली, अगर वो दब गई तो उससे भी फ्लो बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, जिसको हम एर्थोक्राइसिस या प्लेग जमना कह सकते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ऐसे ही होता है कि वहाँ पर अंदर प्लाक जो है वो सारे जम जाता है, हाँ तो उसमें ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल जो है वो छोटी हो गई, जी, तो उसके कारण भी हो गया वो। डेंसिटी उसकी कम होगी। डेंसिटी नहीं कम होती, ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा प्रेशर से जाएगा, ओके, क्योंकि उसको रास्ता थोड़ा मिला ना अब हाँ जी, रास्ता जाने के कम लिए। मिला। जब रास्ता कम मिला तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। जी सो एज के मुताबिक तो एक होना ही है ये, जी। ठीक है ना। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को रोकने के लिए भी दवाइयाँ हैं। तो जैसे सर एक पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है, हार्ट पेशेंट है, तो खून पतला करने की दवाई है कि उसके अंदर ब्लड के थक्के ना जमे, हार्ट इशू उसको ना आए, हार्ट अटैक ना आए। तो होम्योपैथी में क्या ब्लड थिनर ही होते हैं? नहीं, होम्योपैथी में हम तो जो ल्यूमन है उसको ठीक करेंगे। ल्यूमन क्या है सर? ल्यूमन मीन्स कि जो रास्ता है आर्टरी के बीच में, हम उसको खोल देंगे। ओके, जो प्लाक अंदर जम रहा है उसकी तो मेडिसिन देंगे कि प्लाक ना जमे, उसके जो लिपिड्स हैं उनको सारे को रेगुलेट करके, ठीक है ना। तो वो सारे रेगुलेट करेंगे, उससे कैल्शियम डिपॉजिट्स, लिपिड डिपॉजिट्स जो हो रहे हैं अंदर, हम उनको रेगुलेट करेंगे सबको। जब वो ठीक हो जाएंगे तो अपने आप ही फ्लो जो है वो ठीक हो जाएगा। ओके। सर जो साइकेट्रिक एंगल से हम थोड़ी बात करेंगे, जो पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी न्यूरोसिस का शिकार हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत से लोग सुसाइड भी करने लग गए हैं, लोनलाइनेस की प्रॉब्लम आने लग गई है, साइको इश्यूज आने लग गए हैं पेशेंट्स को। तो सर ये हमारी सोसाइटी में क्यों बढ़ रहे हैं और इसमें होम्योपैथी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है? देखो, एक होम्योपैथी है जिसकी सारी प्रूविंग्स जो हैं वो इंसान के ऊपर हुई हैं। ओके, यानी कि एनिमल्स के ऊपर होम्योपैथी की टेस्टिंग नहीं हुई? टेस्टिंग नहीं होती, होम्योपैथी जो है वो सारी हमारे इंसानों के ऊपर ही हुई है टेस्टिंग। अच्छा, तो वो खुद बता सकते हैं कि हमारे में क्या सिम्टम्स अपीयर हुए। ओके, तो सेट ऑफ सिम्टम्स जो हम जब लेते हैं उसमें, तो माइंड सिम्टम्स फोरमोस्ट होते हैं। ओके। तो इसमें हमारे हर एक मेडिसिन के माइंड सिम्टम्स गिवन है हमारे पास। अगर मैं बात करूँ, एक दवाई है जिसकी टेस्टिंग हुई ही चूहों के ऊपर है, फिर इंसानों के ऊपर, तो चूहा अपनी मेंटल स्टेट को एक्सप्लेन नहीं कर वो सकता नहीं कि कर मुझे सकता। इमोशनली क्या डिस्टरबेंस हुई। बिल्कुल। सो होम्योपैथी जो है वो, उसमें सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमारे को पता है हर एक मेडिसिन के, कि वो उसके मेंटल्स कैसे हैं, फिजिकल्स कैसे हैं, कौन कौन से अंग के ऊपर उसका कैसा कैसा असर होता है। तो वो हमारे पास सारी उसका एनसाइक्लोपीडिया बना हुआ है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हमारे को फिर जब हम साइकिक सिम्टम्स जो भी देते हैं, साइकिक सिम्टम्स जितने भी हैं साइकोलॉजिकली, किसी में कोई भी सुसाइडल टेंडेंसी आती है या वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन में क्या हो रहा है कि आदमी रोना शुरू हो जाता है, वो लोनलीनेस फील करता है बहुत ज़्यादा है, वो कुछ भी सिम्टम्स हैं वो हमारे पास सारे सेट ऑफ सिम्टम्स हैं। तो हम उसके मुताबिक वो सारे सिम्टम्स लेके, तो हम उसको साइकोलॉजिकली वो जो भी मेडिसिन उसकी बनेगी तो हम उसको देंगे, तो उससे वो ठीक हो जाता है। अब तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया है कि जितने भी हमारे जो ये पागल खाने वगैरह हैं, तो वहाँ पर जो है अब होम्योपैथी उन्होंने गवर्नमेंट ने भी कर दिया है, जरूरी कर दिया है कि वहाँ पर होम्योपैथी यूज़ की जाए, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सर हमारे जो युवा हैं अक्सर उन पे काम का प्रेशर है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, सारा दिन लैपटॉप के आगे रहते हैं, शाम तक उनका दिमाग थक जाता है। कोई ऐसी मेडिसिन जिनसे उनका वर्किंग जो हमारी यूथ है या 20 से 40 साल के बीच में जो हमारा आयु वर्ग है, ज़्यादा जो दिमागी काम करते हैं, उनके लिए कोई ऐसी मेडिसिन जिससे उनकी थकावट शाम को दूर हो जाए? देखो, होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है, बायोकेमिक मेडिसिन है, काली फॉस्फोरिकम 3x। 3x। वो मेडिसिन बच्चे अगर लेना शुरू करें, दिन में 4 बार 4 गोलियां लेनी है उसकी, तो वो बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट ब्रेन टॉनिक है, और वो मेंटल रेस्ट भी अच्छी देगी। और आदमी जब सुबह उठेगा
तो वो पूरी नींद भी उसकी पूरी हुई होगी और बहुत जल्दी नींद पूरी होगी और फ्रेश भी फील करेगा। सर जो डिप्रेशन के एंजाइटी के जो पेशेंट्स हैं इसमें भी स्टेजेस चलती हैं, स्टेज 1 2 3, तो किस स्टेज में हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं उनके सिम्टम्स को देख के? होम्योपैथी में हम स्टेज 3 तक को भी ठीक कर सकते हैं। ओके हाँ, इसमें ऐसे हम स्टेजेस लेते नहीं हैं। जी। तो किसी भी तरह की कोई भी डिप्रेशन है, कुछ भी है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कुछ भी है, जैसे एंजाइटी न्यूरोसिस की जो स्टेज 3 है उसमें अक्सर पैनिक अटैक आ जाता है, पसीना आ जाता है, माथे पे हम बोलते हैं कि त्रेली आ गया, पानी से एकदम से शरीर सारा पसीने से भर जाना और झुंझुनाहट हो जाना, तो उन सिम्टम्स को भी ठीक बिल्कुल किया जा बिल्कुल सकता है। होम्योपैथी तो रामबाण है इन केसेस में। ओके और ये जड़ से ख़त्म कर देगी इन प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। सर आजकल हर बंदा यूट्यूब को देख के खुद होम्योपैथिक डॉक्टर बन रहा है। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन की, किडनी के स्टोन्स की, किडनी में जो पथरियां बन जाती हैं। हर बंदे को पता है कि बर्बेरियस वल्गैरिस एक मेडिसिन आती है, वो अपने लेवल पे लेने लग जाता है। तो क्या ये सही है? देखो, सही तो नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं लोगों को, तभी ले रहे हैं। जी तो ये प्रूव करता है कि होम्योपैथी जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसका रिजल्ट मिल रहा है, तभी लोग ले रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट साइडेड अगर कोई स्टोन है किडनी के लिए तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। अगर राइट साइड किडनी में उसके स्टोन है तो उसके लिए बर्बेरिस काम नहीं करेगी? बहुत कम केसेस में कर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे को फिर से सिम्टोमेटिक आइडिया आ गया ना कि हमने सिम्टम्स मिलाने हैं। लेफ्ट किडनी छोटी होती है, राइट किडनी छोटी होती है, लेफ्ट बड़ी होती है। ठीक है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किडनी में स्टोन है, आपको वो स्टोन को भी देखना पड़ेगा कि किस तरह का स्टोन है। कैल्शियम से बना है या किससे बना है? हाँ, किस चीज़ का बना हुआ है स्टोन और किस शेप का स्टोन है। कई लोगों को स्टैग ऑन शेप होता है, तो उसमें आप मेडिसिन लेते रहोगे, बर्बेरिस लेते रहोगे, तो वो कुछ नहीं निकल नहीं सकता वो स्टोन। हमारे को उसमें उसको स्टोन को तोड़ने के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी। वो टूटेगा स्टोन तभी वो निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज होता है स्टोन का। बेसिकली वल्वेरियस वर्गैरिस हिंदी में पत्थरचट हाँ बोलते जी, हैं। अक्सर उस पत्ते को जख्म पे भी लगाने के लिए लोग पुराने टाइम पे यूज़ करते थे। बिल्कुल। सर जो गॉल ब्लैडर है उसका जो छेद होता है जहाँ से पथरी निकल सकती है या जहाँ से हमारे जो रस हैं बाहर आते हैं गॉल ब्लैडर से, पित्ते से, पित्ताशय से, तो उसका जो साइज़ है बहुत कम होता है। तो कितने mm की पथरी वहाँ से बाहर आ सकती है अगर होम्योपैथी? देखो, नॉर्मली जो सीबीडियाँ होती हैं, कॉमन बाइल डक्ट जो होती है, उसका ल्यूमन जो होता है वो 4 mm के करीब होता है, 4, 5, 6 मैक्सिमम। तो इससे कम जो है पथरी वो निकल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं निकल पाएगी। उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट? उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके उसमें गॉल ब्लैडर को भी रिमूव कर देते हैं हम। तो वो देखना पड़ेगा कि अल्ट्रासाउंड करवा के कि कितना साइज़ है स्टोन का, उसके मुताबिक फिर देखेंगे कि वो मेडिसिन देनी है कि नहीं देनी है। जो लोग सर अपने ही लेवल पे किडनी की पत्थर निकालने की जो दवाइयाँ हैं, किडनी स्टोन निकालने की दवाइयाँ हैं शुरू कर देते हैं, जैसे अभी हमने बल्वेरियस वर्गैरिस के बारे में जिक्र किया, तो वो निकलनी तो शुरू हो जाती हैं, बट साथ में कई बार लोगों को खून आना, पेशाब में जलन आना, इन्फ्लेमेशन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, ये सिम्टम्स भी अपीयर हो जाते हैं। तो उनके लिए उनको मेडिसिन पता नहीं होता कि अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है, फिर उसके लिए मेडिसिन अलग से देनी पड़ेंगी। और वो होती क्यों है सर पेशेंट को? क्योंकि जब वो स्टोन जो है पास करता है हमारे यूरेथ्रा से या यूरेटर से, तो वहाँ पर वो इंजरी कॉज करता है। उसके कारण वहाँ पर पायमिया, पस फॉर्मेशन जो होती है या ब्लीडिंग होनी, तो उसमें वो सारा हो जाता है। उसके कारण वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है सारे, तो उसके कारण इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हो जाते हैं, जिसके कारण जो है यूरिन जो है उसका फ्लो जो है वो कम हो जाता है। तो उसके मुताबिक फिर हमारे को उस मेडिसिन देनी पड़ेंगी। उसमें आम तौर पे जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो कैंथेरिस यूज़ होती हैं। कैंथेरिस यूज़ होती है जो कि जलन के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, यूरिन बूंद बूंद करके आना शुरू हो जाए तो वो बेस्ट मेडिसिन है, उसमें देनी पड़ती है। सर अक्सर ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से पथरी निकल जाएगी, ये मिथ है, सच है या झूठ? अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हो तो क्वांटिटी ऑफ यूरिन जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी बस। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है। वो भी सेम है, उससे भी यूरिन ज़्यादा आता है।
फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। हाँ बस, और कुछ नहीं है उसमें। ओके। हाँ, एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया कि अगर नारियल का पानी पिया जाए तो उससे जो है पथरी जो है वो बहुत, जो हमारी कोस्टल बेल्ट है सारी, समुद्र के आसपास जो जितनी बेल्ट केरला है, है, तमिलनाडु, हाँ, मालाबार जो तो एरिया वहाँ है, पर किडनी स्टोन होता ही नहीं है। होता ही नहीं। तो वो लोग जो हैं वो, अभी स्टडी आई है कि उसमें वो नारियल जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं, नारियल का पानी मैक्सिमम पीते हैं, तो उससे स्टोन फॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो बेसिकली नारियल का पानी अल्कलाइन है, अल्कलाइन पानी पिएंगे तो पथरी वैसे नहीं होगी। क्या ये एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पनपती है, जो बॉडी में एसिडिटी लेवल एक लेवल पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ की पथरी बन रही है। ओके तो यूरिक एसिड की बन रही है, कैल्शियम की बन रही है, वो अलग अलग होती हैं। जी। सर जैसे आपने यूरिक एसिड की बात की, तो यूरिक एसिड की जो शुरुआत है, क्या रेमोनाइटेड आर्थराइटिस भी इससे जुड़ा हुआ है? रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। रूमेटाइड आर्थराइटिस अलग चीज़ है, गाउट अलग चीज़ है। ठीक है, अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो गाउट होता है हमारे को, जो हमारे आम तौर पे छोटे जोड़ जो है उनको इफेक्ट करता है। और इसका यूरिक एसिड बनने का सर कारण? ये हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या एज के साथ भी कंसर्न है? नहीं, एज के साथ कोई कंसर्न नहीं है इसका, लेकिन ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें जो यूरिक एसिड जो है वो यूरेट्स में कन्वर्ट होकर हमारे यूरिन से पास हो जाता है नॉर्मली। अगर वो नहीं पास हो रहा तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। ओके। ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने से स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाती है, तो यूरिक एसिड डिपॉजिट्स जो है वो जॉइंट्स में भी हो जाते हैं, तो उससे हमारे वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। क्या यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी भी कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है? अगर किडनी काम नहीं कर रही तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, उसमें क्रेटिनिन भी बढ़ेगा, यूरिया भी बढ़ेगा, वो सारा कुछ जो सेट ऑफ सिम्टम्स हैं तो वो बताती है कि हाँ हमारे किडनी जो है ख़राब हो रही है। एक आइडियल यूरिक एसिड का लेवल कितना होना चाहिए पेशेंट में? नॉर्मली जो लेडीज़ हैं उसमें हम 6 तक नॉर्मल लेते हैं, और मेल्स में हम 7 तक नॉर्मल लेते हैं। सर अक्सर ये देखा गया है कि जो होम्योपैथी की मेडिसिन्स है वो लेट असर करती है, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि लेट असर करती हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज़ के लिए क्या मेडिसिन दी गई है। अगर एक्यूट प्रॉब्लम है कोई भी, जैसे बर्न इंजरीज है, अगर बर्न इंजरी कोई भी है तो हम उसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई जल गया है, हाँ, दूध गर्म डल गया ऊपर, हाँ, उसमें हम इतनी जल्दी उसको फ़ायदा कर सकते हैं कि कोई भी और सिस्टम जो है वो हमारे जितनी जल्दी ठीक नहीं कर पाएगा उसको। अच्छा ओपन चैलेंज है। अच्छा ठीक है, और जैसे अब कोई प्रॉब्लम आ गई जिसमें क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे कोई लिवर सिरोसिस आ गया, या हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, या कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस आ गया, जैसे इन केसेस में जो है वो ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन देनी पड़ती हैं, जिससे उसमें टाइम लगता है फिर ठीक होने में। ठीक है ना, और जड़ से भी काम खत्म हो जाता है। जैसे थायराइड है, उसमें थायराइड में भी हमारे को मेडिसिन देनी पड़ती है, ठीक हो जाता है, 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग तो नहीं खानी पड़ती फिर। ठीक है ना, सो अगर एक बार क्योर हो गया तो वो कंप्लीट क्योर हो गया, काम खत्म हो गया उसका। सो ऐसे कहना कि ये बहुत स्लो मेडिसिन है या कि ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड खानी पड़ती है, ये गलत है, दुष्प्रचार है। दुष्प्रचार है। सर जो लीवर पेशेंट हैं, जो शराब बहुत पीते हैं, बियर बहुत पीते हैं, ड्रिंक बहुत करते हैं, जिनका लीवर फैटी हो जाता है, वो अपने लीवर को ठीक कैसे कर सकते हैं? हाँ, एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस या एल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ALD हम उसको कहते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन्स हैं, गिवन है। ठीक है, तो सिरोसिस है, उसके साथ एसाइड्स हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या क्या उसमें सेट ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, तो वो ठीक हो जाता है। कोई ऐसी मेडिसिन जो एक ड्रिंक पर्सन करता है, इसका लीवर फैटी है, हम उसको दे सकते हैं? उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, नक्सोमिका हो गई, कार्डियोस्मेराइनस हो गई, ये चेलिडोनियम हो गई, चाइना हो गई, बहुत सारी मेडिसिन हैं इस तरह से। तो उसमें हम वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। जैसे साइट्स हो रहा है तो उसमें फिर अलग से मेडिसिन आएंगी सारी। ठीक है, पानी भर जाता है पेट में उसके लिवर के कारण, ठीक है, तो उसकी अलग से मेडिसिन होंगी फिर। सर जो ये बोला जाता है कि जिस पर्सन का लीवर फैटी हो गया शराब पीने के कारण या ज़्यादा फास्ट फूड खाने के कारण, तो उसको अपना लीवर डिटॉक्स करना चाहिए, बट
अगर हम लीवर को देखते हैं कि लीवर एक दिन के अंदर 400 से 500 केमिकल ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में से फिल्टर आउट करता है, जो टॉक्सिन्स है उनको अपने आप फिल्टर करता है, अपने आप वो टॉक्सिन फ्री करता है लीवर। तो उसको जो ये आजकल प्रैक्टिस चली हुई है कि डिटॉक्स डाइट, लिवर डिटॉक्स करना है, क्या ये सही है या मिथ है? देखो वो मिथ है। उसमें जब तक लिवर अपना आप ठीक नहीं होगा, उसमें अंदर फैटी लिवर है, फैट डिपॉजिट्स हुए हुए हैं, तो उसकी कार्य क्षमता जो है वो बहुत कम हो चुकी है। तो पहले तो लिवर को जो उसके अंदर फैट्स हैं वो अगर जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक तो डिटॉक्सिफिकेशन वो क्या करेगा, ठीक है ना। हम बाहर से जितना मर्जी डिटॉक्सिकेशन की कोशिश करते रहेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। पहले फैटी लिवर को ही हमारे को ठीक करना पड़ेगा, जो लिवर को हेल्दी करना पड़ेगा हमारे को। जी लिवर हेल्दी होगा, खुद काम करेगा, तो फिर डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। सर, वॉमिटिंग में अक्सर लोगों को वॉमिटिंग आ जाती है, उल्टी आना जिसको बोल देते हैं, या मिचली आना, तो उसमें कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है? इसमें इपिकाक हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा नौजिया बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो वोमिटिंग करने के बाद भी नौजिया रहता है उस केस में, तो उसमें इपिकाक बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर पेट में अगर पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम कोई आ रही है जिसके कारण कि कोई बिलियस वोमिटिंग का मतलब होता है कि कड़वी उल्टी आना, कड़वी पीले रंग की उल्टी आएगी, तो उसमें आयरिस एक मेडिसिन आती है, आयरिस आप दे सकते हैं 30 पोटेंसी में दो, उससे एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। वैसे अगर कोई फूड पॉइजनिंग के कारण आ रही है वोमिटिंग, तो आर्सेनिक का बहुत अच्छा रिजल्ट है, आर्सेनिक एल्बम 30। अगर बाहर खा लिया पेशेंट ने? हाँ, फूड पॉइजनिंग होगी तो वो आर्सेनिक एल्बम 30। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं, जो डिपेंड करेगा कि क्या किस कारण हुआ वोमिटिंग। और कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई अच्छी दवा जिससे पेट साफ हो जाए? कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं ऐसे ही, जैसे नक्सवामिका हो गई, ओपियम हो गई, प्लम्बम हो गई, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं। वो डिपेंड करता है कि स्टूल का करेक्टर क्या है। स्टूल अगर बहुत हार्ड है, बॉल लाइक स्टूल आ रहा है, तो उसमें ओपियम काम करती है, प्लम्बम काम करती है, एलुमिना काम करती है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं। सर, जो लोग अक्सर ज़्यादा अफीम खाते हैं उनको कब्जी बहुत रहने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, अफीम का डायरेक्ट साइड इफेक्ट जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। जो ज़्यादा अफीम खाते हैं उनको कब्जी होगी कब्ज होगी, उनकी इंटेस्टाइन्स जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होती है। तो खुश्की के कारण उनको कॉन्स्टिपेशन और कब्जी हो रही है? बिल्कुल। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगे हैं, लोग आम कहते हैं कि उसको थोड़ी सी अफीम दे दो तो उसकी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पेट लूज मोशन जो है बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई होम्योपैथी फॉर्म में अगर लेना चाहे, तो होम्योपैथी में हम जो अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है किसी को, उसको स्टूल जो है ब्लैक कलर का स्टूल आता है, उसको बॉल लाइक स्टूल आता है, बिल्कुल गोलियां गोलियां बन के स्टूल आएगा जी और वो स्टूल भी जो है 2 4 5 दिन बाद करेगा स्टूल एक बार। जी तो ऐसे केसेस में हम अगर उसको ओपियम हम होम्योपैथिकली प्रेस्क्राइब करेंगे उसको, जी अगर उसके सिम्टम्स सेट ऑफ सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, जी कोई इसको डिस्कम्फर्ट नहीं होता, कभी उसको भूख भी नॉर्मल लगती रहती है, जी तो उसमें हम अगर ओपियम उसको देंगे तो उसकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। सर जी, आजकल हर बंदे को हेयर फॉल आ रहा है। हेयर फॉल एक आम प्रॉब्लम बन गई है, जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। बायोटिन अक्सर बहुत सी हम देखते हैं न्यूट्रास्यूटिकल में बहुत सी बायोटिन बेस्ड मेडिसिन और मल्टीविटामिन आ गए हैं। इसका रूट कॉज क्या है हेयर फॉल का? देखो, वो तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है, ठीक है। हमारे को जो है ये इसमें सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जो डैंड्रफ है, रूसी जिसको कह देते हैं, वो मेजर कॉज है। अच्छा, डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल हेयर होता फॉल है? हो जाता है। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी भी उसमें है, जैसे मेल एलोपेसिया? बॉल्डनेस जो है हेरिडिटरी चल रहा है। एलोपेसिया भी हेरिडिटरी है? एलोपेशिया भी हेरिडिटरी है। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है, किस केस में किस तरह की सिम्टम्स आ रही है। अगर नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें भी अलग से मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन है उसमें हेयर फॉल के लिए, ठीक है। उसमें अगर स्पॉट्स में बाल झड़ रहे हैं उसकी अलग मेडिसिन हैं, ठीक है। अगर पैचेस में झड़ रहे हैं तो अलग मेडिसिन हैं उसकी। जिन लड़कियों की स्किन ऑयली रहती है, वो होम्योपैथी में कोई ऐसी क्या दवा या कोई क्रीम आती है जिनसे ऑयली स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो सके, उनकी एक्ने और पिंपल्स की, जैसे कॉमेडॉन्स की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो सके? देखो, उसमें मेडिसिन आती है बर्बेरिस एक्यूफोलियम, ओके। जो वाइड स्प्रेडली यूज़ हो रही है, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। तो अब तो जेल फॉर्म में भी आ गई है, वो चिपचिपाहट नहीं होती उसमें,
तो वो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। क्रीम फॉर्म में है? क्रीम फॉर्म में आ रही है, ओके जेल फॉर्म में आ रही है। ओके सर, अभी सीजन शुरू होने वाला है विंटर्स का। कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, बलगम, ये सारे सिम्टम्स कॉमन होंगे। तो कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट रख सकते हैं, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक रख सकते हैं विंटर शुरू होने से पहले, सर्दी शुरू होने से पहले? देखो, उसमें हम अपनी डाइट को ठीक करें पहले, ठीक है। गर्म तसीर वाली चीज़ें हमारे को अब खानी शुरू करनी पड़ेंगी। लहसुन, उसमें अदरक। हाँ, ड्राई फ्रूट्स, जी ठीक है। तो वो अच्छी, जैसे पहले घरों में आमतौर पे पिनियाँ बनाते थे, ठीक है। वो चीज़ें जो है वो हमारी डाइट को इम्प्रूव करने के लिए थी, वो सारी चीज़ें। तो उनसे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, ओके ठीक है ना। तो वो अब नानी दादी नानी तो रही नहीं आम तो घरों में, तो लोगों ने बनानी बंद कर दी हैं। लेकिन वो अलसी की पिनियाँ आती थी, तो वो सारी चीज़ें, वो गर्म तसीर वाली चीज़ें जो थी ना, वो हमारे को प्रोटेक्शन देती थी सर्दियों से। वैसे भी सर, अगर इंडियन डाइट में देखें, ओमेगा 3, 6 और 9 है जो हम अपनी डाइट में नहीं लेते, बट फिश जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें ये मौजूद है। तो सर्दी ही एक ऐसा टाइम है जिसमें ओमेगा 3, 6 और 9 की अच्छे कॉम्पोजिशन में हम एक वेजिटेरियन जो बंदा है इनको ले सकता है, चाहे वो अलसी है या आलमंड्स हैं या हमारा वॉलनट है, इनको कंज्यूम कर सकता है। बिल्कुल, वो एक तरीका था समझाने का, बुजुर्गों में यही चलता था कि ये हमारे लिए अच्छा है, अच्छा है। ठीक है। एक हमारी रिवायत बन गई, जी ठीक है ना, कि सर्दियाँ आएंगी तो हम इस तरह की डाइट खाएंगे, जी ठीक है ना। वो इनडायरेक्टली हम इन चीज़ों को लेते थे ताकि हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो जाए। सर्दियों के प्रति हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उससे। तो वो इनडायरेक्ट फेस था हमारा। अगर किसी पेशेंट के एसजीपीटी ओटी लीवर में बड़े हुए आते हैं तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, वो इनडायरेक्टली हमारे को शो कर रहे हैं कि उसके लिवर में प्रॉब्लम है। जी मोस्ट प्रोबेबली वो फैटी लिवर है, ओके ठीक है। या जॉन्डिस हो रहा है उसको, तभी हो सकता है वो, क्योंकि लिवर में कोई प्रॉब्लम आई है, उसके कारण वो एंजाइम लेवल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक कॉमन एंजाइम है, ये ओटीपीटी जो बढ़ता है हमारा, वो हार्ट के कारण भी बढ़ता है। ओके। सो ये हमारे को बहुत ध्यान से उसको केस को लेना पड़ेगा हार्ट के कि साथ भी कनेक्शन है हाँ, इसका? इसका हार्ट के साथ भी कनेक्शन है। हमारे को कंफर्म करना पड़ेगा कि ये हार्ट के कारण प्रॉब्लम आ रही है कि लिवर के कारण प्रॉब्लम आ रही है। उस तरह से फिर देख के फिर उसके साथ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। सर, जो इस टाइम पे पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए अक्सर लोग ज़्यादा फिजियोथेरेपी करवानी शुरू कर दी है। तो नर्व्स है जो गले की, नेक के अराउंड सारी नर्व्स रहती हैं, सर्वाइकल जिनको लेफ्टेनोपैथी हो जाती है कई लोगों को, नेक स्टिफ रहती है। तो क्या नर्व्स की टोनिंग के लिए, नर्व्स की स्मूथनेस के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर ब्लड फ्लो के लिए भी होम्योपैथी में मेडिसिन है? हाँ, बिल्कुल मेडिसिन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कालीफॉस जो मेडिसिन है वो हमारी नर्व्स के ऊपर ही काम करती है। ओके बेस्ट ब्रेन टॉनिक है और बेस्ट नर्व टॉनिक है वो। जी तो वो हम ले सकते हैं इन केसेस में। जी बाकी इसमें जो है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जी तो उस केस में हमारे को कैलकेरिया फॉस, क्योंकि ये बोन्स इन्वॉल्व है उसमें, तो कैलकेरिया फॉस हम दे सकते हैं उसमें, काली फॉस भी दे सकते हैं। बाकी उसमें सेट ऑफ सिम्टम्स क्या अपीयर हो रहे हैं सर्वाइकल के कारण, कि ओनली स्टिफनेस है नेक की, या उसमें कोई वर्टिगो, चक्कर आना, ठीक है, कोई नोजिया फीलिंग होनी, ये क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें, बाजुओं में पेन जो जा रही है कि नहीं जा रही है, उसके मुताबिक फिर वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी मेडिसिन उसमें प्रिस्क्राइब करनी है। सर, हिंदुस्तान का हर दूसरा और तीसरा बंदा विटामिन डी की कमी का शिकार है, और विटामिन डी अगर बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम भी हजम नहीं होगा और कैल्शियम की भी कमी आने लग जाएगी। सर, इस इतने बड़ी प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं हिंदुस्तान की? देखो, एक तो है ये कि हम बाहर से विटामिन डी जो है वो ले सकते हैं, जो 60,000 यूनिट्स वाले जो कैप्सूल्स आ रहे हैं, इजीली अवेलेबल हैं हर एक जगह पे। वो वीकली लेने होते हैं उसमें, तो हम उससे ले सकते हैं। लेकिन हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस, सुबह उठ के धूप में जाओ, बाहर निकलो और जाके अपने वहाँ पर एक्सरसाइजेस करो, तो उससे वो सारी कमियाँ जो है पूरी होती जाएंगी। सो आजकल लोग धूप में जाना बंद कर दिया है, एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्लोज्ड बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्कुल, उसके कारण ये जो है, जो ये विटामिन डी की कमी है, ये तो हम इंडिया में तो थी ही नहीं। अच्छा।
हमारे यहाँ पर किसी के भी कम नहीं होता था कभी भी, क्योंकि हम बाहर निकल के सारे काम जो है फिजिकल वर्क्स होते थे, तो बाहर जाके हमारे पास बहुत सारी सनलाइट है। अबंडेंट सनलाइट है, तो ये कभी भी कमी हमारे यहाँ पर नहीं आती थी। लेकिन अब ये लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण अंदर बैठे हुए हैं सारा टाइम। वैसे भी हमारा जो इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है सर, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में आता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा धूप है। तो उसी के कारण ये को कमी थी ही नहीं हमारे यहाँ पर, ये सिंपली लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है हमारे। जी। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप बाहर निकलो, क्योंकि वो आजकल बाहर निकलते ही नहीं, खेलने के नाम पे भी वो तो लैपटॉप के ऊपर ही बैठे हुए हैं, बस वहाँ पर ही खेल रहे हैं वो जी। फिजिकल। मोबाइल की गेम्स हाँ, आ गई हैं। मोबाइल की गेम्स आ गई, वो वहीं पर अंदर ही बैठे हुए हैं। तो इन बच्चों को बाहर निकालो। अब तो ग्राउंड्स जो हैं चंडीगढ़ में इजीली हर एक सेक्टर में कितनी ग्राउंड्स हैं, लेकिन वो खाली पड़ी हुई हैं, जी। बच्चे खेलते ही नहीं है बाहर पार्क्स निकल की के। फैसिलिटी है हर हाँ, सेक्टर हर में। एक सेक्टर में है, कितने पार्क्स बने हुए हैं और अच्छे डेवलप हुए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जन बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। और जिम भी जाना तो एसी वाले जिम में जाना है, हाँ। पसीना आएगा नहीं। बिल्कुल, वो अंदर जाके ही करना है सारा काम ना, उसके कारण सारी प्रॉब्लम्स आ रही और जब तक पसीना निकलेगा नहीं, टॉक्सिन्स बाहर आएंगे नहीं। जिम में हम पसीना आएगा ही नहीं क्योंकि एसी चल रहा है, फिर टॉक्सिन अंदर के अंदर। यही जो हमारे पहले अखाड़े होते थे वो ओपन में होते थे, उसका रीज़न यही था कि वहाँ पर स्वच्छ हवा और मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है, और मिट्टी। मिट्टी। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बिल्कुल, बना है। बिल्कुल। वो चीज़ जो थी वो किसी ने सोच के ही बनाई थी कि जो अखाड़े बनने हैं वो ओपन में ही बनने हैं, वो अंदर बंद कमरे में नहीं बनते थे कभी भी, ठीक है ना। आमतौर पे खेतों में बनाते थे, वहाँ पर मैक्सिमम ग्रीनरी, मैक्सिमम ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसके कारण कभी भी कोई कमी नहीं आती थी बॉडी को। अखाड़ों में भी ये देखा गया है कि हर महीने अखाड़े की जो मिट्टी है उसमें घी डालते थे। हाँ, वो मिट्टी को नरम करने के लिए, ताकि किसी को चोट भी ना लगे। और घी वैसे भी घी भी एक वैसे भी सोर्स बॉडी में, ऑफ हाँ, विटामिन ई काफ़ी अच्छी बिल्कुल, मात्रा में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपकी लाइफ की अब तक की सबसे वर्स्ट ऐसी कोई डिजीज़ जो आपने ठीक की हो और आज वो पेशेंट अपनी ज़िंदगी को बड़ी खुशहाली से जी रहा हो? मेरे पास एक केस आया, उसको हम पॉट्स डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पोट्स डिजीज़। पॉट्स डिजीज़। ओके। तो वो एक लड़की है, वो अभी 12-13 साल की थी वो लड़की। तो उसमें क्या होता कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसका टीबी हो जाती है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस हो गया उसको। तो जिससे कि उसमें जो वर्टेब्रा था, जो उसके मन का था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया उसके कारण, जिसके कारण वो बेड रिडन हो गई, सारा टाइम वो लेटी ही रहती थी, उठ के चल ही नहीं पाती थी। यानी कि एक रीढ़ की हड्डी में मन का उड़ गया उसका। हाँ, बिल्कुल खाली होगी वो जगह। टीबी के उन्होंने कारण। एक्सरे करवाया, उसमें है ही नहीं था, वो अच्छा, वर्टेब्रा ही नहीं था। टीबी रीढ़ की हड्डी में भी हो जाती है? हाँ, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी में हो जाती है, उसको पॉट्स अच्छा। डिजीज़ कहते हैं। तो उस केस में हमने उसको मेडिसिन देनी शुरू की। आज वो लड़की अपने स्कूल जाती है। अच्छा। हाँ, सारे काम, तीसरी मंजिल पे चढ़ जाती है वो आराम से, अपना बैग लेके पहुंचती है आराम से। तो वो एक केस था जो मज़ा आया ठीक करने में। क्या बात है सर। तो क्या वो कैल्शियम डिपॉजिट दोबारा से कैल्शियम बनना, रीढ़ की हड्डी का वो मन का दोबारा बनना, वो सारी सिंथेसिस और सारा प्रोसेस दोबारा से सारा होम्योपैथी कुछ की हुआ वजह उस से शुरू केस हो में। गया? हाँ, बिल्कुल वो उस केस में हुआ। तो क्या फ्रैक्चर के केस में एकदम से हमारी लात और टांग की हड्डी टूट जाती है, उसमें भी जैसे बहुत सी मेडिसिन हैं, आयुर्वेदा में हड्ड जोड़ है, तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसी मेडिसिन? हाँ, बिल्कुल, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन में, उसमें कलकेरिया काब, कलकेरिया फॉस, रूटा, सिम्फाइटम, ये बहुत सारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। सर, जो अक्सर बच्चे ज़्यादा मिट्टी खाते हैं या जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कोई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो बच्चों को दी जा सके? हाँ, उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, जिसमें कलकेरिया काब, नेट्रम्यूर, ठीक है, इवन सिना मेडिसिन आती हैं, वो भी यूज़ होती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के बच्चे हैं, उनकी फिजिकल किस तरह के हैं, क्या वो कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हैं, तो उसके ऊपर उनको पसीना कितना आता है, सारा वो देख के उसके मुताबिक फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी। सर, अब तो ये भी देखा गया है कि होम्योपैथी एनिमल्स, पशुओं पे भी बहुत अच्छे तरीके से असर कर रही है। जैसे उनकी मुंह खोर पंजाबी में बोल देते हैं, हैंड एंड फुट माउथ डिजीज़ है, या बहुत से पशु, गाय भैंस जो अच्छे से दूध नहीं देते,
अल्फ़ा अल्फ़ा जैसे घास है, तो ये भी ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स होम्योपैथी में दी जाने लगी है और बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। हाँ, बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो अब लोगों ने यूज़ करनी शुरू की हैं। पोल्ट्री में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। अच्छा, पोल्ट्री में भी? पोल्ट्री में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है और बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स वाले जी। अक्सर मेडिसिन्स लेके जा रहे हैं। जैसे चिकन है जो, वो उसको क्या वेट बढ़ाने के लिए या क्या? वेट बढ़ाने के लिए, अंडे का जो है छोटा हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए ओके, बहुत सारी मेडिसिन्स आई हैं ओके। जो यूज़ कर रहे हैं लोग और ओके। अच्छे रिजल्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं। वैसे पोल्ट्री फार्म में अक्सर लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते थे चूचों को बड़ा करने के लिए या वेट बढ़ाने के लिए। तो ये तो हो सकता है जानवरों पे अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए रामबाण हो। वो भी एंटीबायोटिक से एक इंसान जो उसका कंज्यूम करेगा चिकन का, वो भी उस पे भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। नहीं यार, बहुत सारे यूज़ हो रही हैं मेडिसिन्स और बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा उसमें और बहुत से फार्म्स जो हैं वो इस समय यूज़ कर रहे हैं अब। सर, जो लोग स्मोकिंग की लत नहीं छोड़ पाते, उसके लिए कोई दवा? हाँ, उसके जो लिए हमेशा मेडिसिन आती सुट्टा और सिगरेट पीने की जिनको आदत है। उसके लिए मेडिसिन्स आती हैं जैसे डेफने इंडिका है, डेफिनी इंडिका। डेफने इंडिका है, कल्केरिया फॉस है, जी। कैलेडियम है मेडिसिन, ग्लोनाइन है मेडिसिन। ये बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो हम स्मोकिंग के लिए उसकी लत को हटाने के लिए हैं मेडिसिन। और जो लोग ड्रिंक की लत नहीं छोड़ पाते उनके लिए भी सेम मेडिसिन काम कर? नहीं, उसके लिए अलग मेडिसिन हैं। जैसे? उसमें नक्सवामिका हो गई, एविना स्टाइवा हो गई, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसको भी ख़त्म करेगी। जितने टॉक्सिस हैं बॉडी में उसके कारण जमा हुए हैं वो उनको भी सारों को रिलीज़ कर देगी। अगर कोई 4 पैग लगा रहा है तो क्या वो 1 पैग पे आ जाएगा? बिल्कुल भी छोड़ सकता है। अच्छा। हाँ, ये पेशेंट जो है अगर उसके मन में आ गया कि मैंने इसको छोड़ना है तो वो बिल्कुल भी छोड़ सकता है। ओके। आप स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ दो, इवन कोई ड्रग्स भी ले रहा है तो उसके लिए भी मैं वो भी ठीक हो सकता अभी जैसे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ड्रग कंज्यूम हो रही है, और जैसे जिसको सफ़ेद जहर बहुत ले रहा है पंजाब। है। बिल्कुल भी। तो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि मेडिसिन होम्योपैथी की यूज़ हो रही हैं, तो क्या वो मेंटल स्टेट लेवल पे जाके असर कर रही हैं, इंसान की बॉडी पे जाके असर दिख रहा है उनको? देखो, वो जितने भी टॉक्सिन्स हैं हम उसको निकालेंगे बॉडी से, ठीक है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बनेगी। शरीर, माइंड और फिजिकल दोनों लेवल पर ये हमारे को काम करना पड़ता है उसके इसमें। ओके। तो उसके मेंटल्स लेके उसके फिजिकल्स लेके सारा देख के उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी तो उसकी लत जो है वो छूट जाएगी। सर, जाते जाते कोई ऐसा संदेश जो आप अपनी सारी मेडिकल फैटर्निटी को और आपकी सारी ऑडियंस, ये जो हमारा पॉडकास्ट देख रही है, इनको कोई ऐसा संदेश हेल्थ को लेके जो देना चाहें, जो उनके लिए रामबाण सिद्ध हो सके, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए एक खुशी ला सके, कोई हेल्थ का कोई ऐसा संदेश? मैं चाहूँगा कि जितने भी मेडिकल सिस्टम्स हैं उनको सबको मिल के काम करना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो ह्यूमंस की वेल बीइंग, उनका अच्छा, उनके इम्यूनिटी बने और अच्छे सेहतमंद बने, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसमें कोई भी आपस में कोई लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जिसको जो सिस्टम ठीक लगता है वो अपनाए, ठीक है। लेकिन होलिस्टिकली हमारे को इतना सोचना चाहिए कि हमारे को पेशेंट को ठीक करना है। एज ए ह्यूमन, एज ए हाँ, इंसान को हमें ठीक करना हमारा है। बेसिक जो है वो तो है, हमारे इंसान ठीक होना चाहिए। जी। जितने लोग ठीक होंगे वो हमारे लिए अच्छा ही अच्छा है। जैसे गीता में भी आता है एक श्लोक, जीव जीवस्य जीवस्वम, कि हर जीव एक दूसरे जीव पे डिपेंडेंट है, वो सारे जीव की जो कम्युनिटी है वो एक सारे इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, तो हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब देखो ना, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमारे को इमीडिएटली जो है वो सर्जरी की ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे सर्जरी हम कर देते हैं उसके बाद हीलिंग के लिए आप होम्योपैथी खा सकते हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्टली कहें कि हम नहीं जी हड्डी को अभी जोड़ देंगे पकड़ के, तो वो जो है प्रोसेस जो है हमारे को वो एलोपैथी में हमारे को जाके वहाँ पर उसमें सारा प्रोसेस उनका जो भी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वो फॉलो करने के बाद आप होम्योपैथी खा लो तो वो इजीली जो आधे टाइम में हम उसको ठीक कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मेरी अप्रोच तो यही है कि जहाँ से कोई रिलीफ मिलता है पेशेंट को लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी पैथी हो कोई बात नहीं, वो इंसान को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो
सबको मिलके ही चलना चाहिए। और इसी संदेश के साथ आज का हम पॉडकास्ट जब मर्जी इंडिया पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप सब ने देखा कैसे डॉक्टर शशिकांत, जो चंडीगढ़ में होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं, 30 साल का तजर्बा रखते हैं, इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें बताया कि एक अच्छी सेहत का क्या राज होता है, कैसे बीमारी को ठीक किया जा सकता है, बीमारी को जड़ को कैसे पकड़ना है, अपने सिम्टम्स को कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है, अपने ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे तमाम तरह के जो इश्यूज़ हैं हमने इस पॉडकास्ट में इनके साथ आज ये सब डिस्कस किया। और इसी उम्मीद के साथ हम एक नए गेस्ट के साथ फिर मिलेंगे आपसे जब मर्जी इंडिया पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाएं और क्या ना खाएं, देन डाउनलोड रूबरू डायबिटीज़ डाइट चार्ट। द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।